हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम अपना सीए इंटर का रिवीजन क्लासेस शुरू कर रहे हैं। सीए इंटर में पेपर नंबर 4 होता है टैक्सेशन, और उस टैक्सेशन में भी दो पार्ट्स हैं। एक है डायरेक्ट, दूसरा है इनडायरेक्ट। तो हमारी ये जो रिवीजन लेक्चर्स होंगे जो मैं करवा रहा हूँ वो है इनडायरेक्ट टैक्सेशन के बेसिस पर। इनडायरेक्ट टैक्सेशन के बेसिस पर आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं कुछ बात बता दूं। सबसे पहले हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य है कि हम इनडायरेक्ट टैक्सेस के जो कि सीए इंटर का सिलेबस है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन पेपर नंबर 4 का पार्ट नंबर बी, पेपर नंबर 4 का पार्ट नंबर बी है, उसके सारे के सारे टॉपिक्स, सारे के सारे प्रोविजंस जो कि जीएसटी से संबंधित है, हम उसको क्लास में कवर करेंगे। रिवीजन लेक्चर का मतलब ये नहीं कि हम कोई टॉपिक छोड़ करके चलेंगे या मोटा मोटा बताएंगे, हम सारे टॉपिक्स डिटेल में कवर अप करेंगे। रिवीजन लेक्चर है इसलिए हम क्वेश्चंस को कवर अप नहीं कर पाएंगे या फिर कम क्वेश्चंस को कम करेंगे। जगह जगह पर मैं उदाहरण देता रहूंगा, एग्जांपल्स देता रहूंगा। एक और बात, हमको सारा का सारा काम जो है वो क्लास में ही करना है, यानी कि इन लेक्चर्स के अलावा आपको दोबारा से रिवाइज नहीं करने की जरूरत पड़े, इसलिए जितना भी मैं कराऊंगा आपको क्लास में ही उसको रिवाइज करना है। मैं सारे टॉपिक्स के ऊपर नोट्स जो है क्लास में ही प्रिपेयर करूंगा। आपको उन सब टॉपिक्स पर जो है उनको नोट डाउन करते रहना। अगर मैं थोड़ा फास्ट चलूं तो स्क्रीनशॉट ले लेना आप, लेकिन उन टॉपिक्स के जो नोट्स मैं बना रहा हूँ उनको नोट करते रहना। साथ साथ में बोलता भी रहूंगा, साथ साथ नोट्स भी करेंगे। कोशिश ये करके कि सारा का सारा जो है हम क्लास में ही याद कर ले। ये हमारी कोशिश रहेगी कि सारा का सारा हम जो है क्लास में ही याद कर लें। ये हमारा उद्देश्य रहेगा ताकि हमें बार बार जो है इसे रिवाइज ना करना पड़े, और आप डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे आपके सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, चाहे वो राइटिंग वाले क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन आपके होंगे। सारा सिलेबस इसमें करवाया जाएगा रिविजन लेक्चर्स के अंदर। तो सबसे पहले तो हम सिलेबस जो है हमारा उसको देख लेते हैं। ठीक है, सिलेबस हमारा क्या है। पेपर नंबर 4 टैक्सेशन, उसका पार्ट बी है। पार्ट बी है इनडायरेक्ट टैक्सेशन, और हम इसे जीएसटी भी बोल सकते हैं। सारा जीएसटी के ऊपर ही है। इसमें आपको दो मॉड्यूल पढ़ने हैं, मॉड्यूल फर्स्ट और मॉड्यूल सेकंड। दोनों में टोटल हमारे पास जो चैप्टर है वो है 10। 5 चैप्टर है मॉड्यूल फर्स्ट में और 5 चैप्टर है हमारे पास मॉड्यूल सेकंड में। और उन 10 चैप्टर्स में भी हमारे पास टोटल जो टॉपिक अगर मैं बोल दूं जो हमको पढ़ने हैं वो है 66 टॉपिक, यानी कि 66 टॉपिक्स हमको करने हैं और 10 चैप्टर हमको करने हैं। हमारा कंप्लीट जीएसटी जो है सीए इंटर का वो हो जाएगा, सारा का सारा रिवाइज हम करके चलेंगे। तो हमें 10 चैप्टर्स और 66 टॉपिक करने हैं। हमें इंडेक्स को भी याद कर लेना है ताकि हमारा एक जो सिलेबस है वो सीमित हो जाए और हमें पता चले कि हमारी ये बाउंड्री है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये प्रॉब्लम रहता है कि हमें नहीं पता होता कि हमारा सिलेबस कितना है, हमें पढ़ना कितना है, जिसकी वजह से हमें वो ज्यादा लगते हैं। और हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। हमने टोटल कितने चैप्टर करने हैं, 10 चैप्टर करने हैं, और टोटल 66 हमने जो है टॉपिक्स करने हैं। अब मैं सबसे पहले आपको वो चैप्टर्स के नाम और उनमें कितने कितने चैप्टर वाइज कितने कितने टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं वो बता देता हूँ। सबसे पहला चैप्टर मॉड्यूल फर्स्ट के अंदर हमें पढ़ना है जीएसटी इंट्रोडक्शन। जीएसटी एंड इंट्रोडक्शन, ये हमारा पहला चैप्टर है और इसके अंदर हमारे पास 9 टॉपिक है। और आज की क्लास के अंदर हम इसी को ही कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में हम इस टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे, जीएसटी इंट्रोडक्शन को हम कंप्लीट करके चलेंगे। दूसरा टॉपिक हमारे पास आता है सप्लाई अंडर जीएसटी। इसके ऊपर हमारे पास जो है वो है 4 टॉपिक। अच्छा, एक बात और बता दूं कि हमारा सारा सिलेबस स्टडी मटेरियल जो है आईसीआई का उसी के ऊपर बेस्ड है। सारे के सारे नोट्स मैंने वहीं से बनाए हैं, सारा का सारा मटेरियल उसके ऊपर ही बेस्ड है मेरा। तो आपको एज सच अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये टॉपिक्स भी है, ये भी टॉपिक्स मैंने अकॉर्डिंगली उसी से प्रिपेयर किए कि इतने इतने टॉपिक्स हमें करने हैं और ये कंप्लीट सिलेबस को ही कवर अप करते हैं।
तीसरा जो हमारे पास है वो है चार्ज इन जीएसटी या चार्ज अंडर जीएसटी बोल दीजिए। इसके टॉपिक पर हमारे पास 7 टॉपिक है। ये चैप्टर के नाम है, ये टॉपिक है। टॉपिक का मतलब कि जीएसटी इंट्रोडक्शन में हमें 9 टॉपिक पढ़ने हैं, तो 9 टॉपिक अगर हमने जीएसटी इंट्रोडक्शन में 9 बात पढ़ ली तो जीएसटी इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सप्लाई के अंदर हमें टोटल गिनती के 4 टॉपिक पढ़ने होंगे। जब कौन कौन से 4 टॉपिक है वो जब हम सप्लाई का चैप्टर करेंगे तो मैं बता दूंगा। ऐसे चार्ज इन जीएसटी पे हमें कितने टॉपिक पढ़ने हैं? 7 टॉपिक। इसको भी हमने याद करना है, इसको भी याद करके चलेंगे, हम सारा कुछ याद करके चलेंगे। चौथा हमारे पास है एग्जम्पशन इन जीएसटी। एग्जम्पशन इन जीएसटी, जीएसटी के अंदर एग्जम्पशन कौन कौन सी है, और इस पे हमारे पास 5 टॉपिक। इसमें हमारे पास कितने टॉपिक है? 5 टॉपिक। ठीक है, तो हमारे पास अभी तक जो है पहले मॉड्यूल में मैंने 4 चैप्टर बता दिए। ठीक है, और ये थोड़ा सा चलाने में भी ऐसे। तो मॉड्यूल फर्स्ट के अंदर जो है 5वां चैप्टर है हमारे पास। उसमें हमारे पास 2 बातें हैं, टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये हमारा 5वां चैप्टर है जिसके अंदर 2 बातें हैं। टाइम ऑफ सप्लाई पर हमारे पास 4 टॉपिक रहेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई पर हमारे पास 3 टॉपिक रहेंगे। दोनों का टोटल हमारे पास 7 टॉपिक्स रहेंगे। जीएसटी इंट्रोडक्शन पहला चैप्टर है हमारे पास, जिसमें 9 टॉपिक्स हैं। सप्लाई अंडर जीएसटी पर हमारे पास 4 टॉपिक्स है। चार्ज इन जीएसटी हमारे पास 7 टॉपिक्स है। एग्जम्पशन इन जीएसटी हमारे पास 5 टॉपिक्स है। और टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई हमारे पास 4 और 3 टॉपिक्स, यानी कि टोटल 7 टॉपिक्स है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 हमारे पास आता है, तो मॉड्यूल 2 में हमारे पास अगला जो चैप्टर है यानी कि 6 चैप्टर, वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट का। इनपुट टैक्स क्रेडिट का, जिसमें हमारे पास 6 टॉपिक है। और ये सारा आपको नोट करना है, सारा का सारा नोट करते चले जाना, आपको दोबारा दिक्कत नहीं आएगी, ना तो पढ़ने में, ना रिवाइज करने में, ना क्वेश्चन सोल्व करने में। इनपुट टैक्स क्रेडिट पे हमारे पास 6 टॉपिक है। उसके बाद हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन की, जिसमें हमारे पास 9 टॉपिक रहेंगे। फिर हम बात करेंगे टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और ईवी बिल। ये सारा एक ही चैप्टर में है। टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और ईवी बिल, इन सब पर मिला करके मेरे पास 7 टॉपिक है। 9वें नंबर पर आता है पेमेंट ऑफ टैक्सेस। पेमेंट ऑफ टैक्सेस, इस पर मेरे पास कितना टॉपिक है? 5 टॉपिक्स। इस पर मेरे पास कितना टॉपिक है? 5 टॉपिक्स है। और आखिरी जो चैप्टर है वो है रिटर्न्स का, जिस पर मेरे पास 7 टॉपिक्स है। तो ये है मेरे पास मॉड्यूल 2। मॉड्यूल फर्स्ट में कौन कौन से चैप्टर है फटाफट से साथ साथ बोलते भी रहना। साथ साथ बोलने से क्या है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा, नींद नहीं आएगा, और जो है सारा समझ में भी आता रहेगा। तो हमारे पास 2 मॉड्यूल है। पेपर 4 जो टैक्सेशन है उसका हम पार्ट भी कर रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, जिसमें 2 मॉड्यूल रहेंगे। 2 मॉड्यूल कौन कौन से? मॉड्यूल फर्स्ट, मॉड्यूल 2। पहले मॉड्यूल में 5 चैप्टर, दूसरे में भी 5 चैप्टर। पहले 5 चैप्टर कौन कौन से थे? जीएसटी एंड इंट्रोडक्शन, जिसपे हमारे पास कितने टॉपिक है? 9 टॉपिक है। दूसरा है सप्लाई अंडर जीएसटी, जिसपे हम 4 बात करेंगे, 4 टॉपिक पे अब हम बात करेंगे। ठीक है, तीसरा हमारे पास है चार्ज ऑन जीएसटी, जिसपे 7 टॉपिक्स है। चौथा कौन सा है हमारे पास? एग्जम्पशन ऑफ जीएसटी, जिसपे हमारे पास कितने टॉपिक्स है? 7। एग्जम्पशन पर हमारे पास कितनी बात है? एग्जम्पशन ऑफ जीएसटी के ऊपर हमारे पास बात रहेगी 5 बात। फिर हमारे पास टाइम एंड वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई, जिसपे कुल मिला के 7 बात रहेंगी। तो ये है मॉड्यूल फर्स्ट। फिर हम बात कर रहे हैं मॉड्यूल 2 में हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट है। इनपुट टैक्स क्रेडिट है हमारे पास, उस पर 6 टॉपिक्स है। रजिस्ट्रेशन पर 9 टॉपिक्स है। टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और ईवे बिल, इस पर 7 टॉपिक्स है। पेमेंट ऑफ टैक्सेस पर 5 और रिटर्न्स पर 7। अगर मैं टोटल कर दूं तो ये आएगा 66 टॉपिक्स।
पूरे जीएसटी में हमें 66 टॉपिक्स पढ़ने हैं। पूरे जीएसटी में हमें कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं? 66 टॉपिक्स। टोटल चैप्टर कितने हैं? 10। 10 चैप्टर 66 टॉपिक, दोनों में 5-5 चैप्टर सीरीज से हम करेंगे और हम कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे। तो ये है हमारा जीएसटी का सिलेबस या इनडायरेक्ट टैक्सेशन का सिलेबस। रूपरेखा समझ में आ गई बात कि एक जीएसटी को जीरो से लेकर के, बैकग्राउंड से लेकर के, इंट्रोडक्शन से लेकर के रिटर्न्स तक हम जो है कंप्लीट कवर करेंगे, सारी बातों को कवर करेंगे। और मैंने टॉपिक्स में विभाजित कर दिया कि 66 टॉपिक्स अगर हमने पढ़ दिए तो हमारा कंप्लीट जीएसटी हो जाएगा। आपको साथ साथ सुनना है और साथ साथ नोट्स बनाने हैं और क्लास में ही उसको दोहराते रहना। बार बार जब मैं बोल रहा हूँ कि बताओ बताओ तो मुझे बताते रहना और फिर तुम्हारा सारा का सारा जो है क्लास में कवर अप हो जाएगा। ये हमारा उद्देश्य है। अब हम अपना चैप्टर फर्स्ट, अब मैंने बताया कि मॉड्यूल फर्स्ट में चैप्टर फर्स्ट का क्या नाम है? जीएसटी एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, कितने टॉपिक मैंने बताए थे बताओ? कितने टॉपिक मैंने बताए थे? टोटल 9 टॉपिक, यानी कि एक पहले चैप्टर में। अच्छा, किस चैप्टर में कितने टॉपिक है बीच में मैं बता देता हूँ। किस चैप्टर में कितने टॉपिक है उसे याद करने के लिए सीधा सा एक मोबाइल नंबर याद कर लो। कितना आसान है ये, 9475769757। ये आपके 10 के 10 चैप्टर के टोटल टॉपिक्स हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर नहीं है, ये क्या है? आपके 10 के 10 चैप्टर्स के टोटल टॉपिक्स हैं 66 टॉपिक्स। यानी कि पहले चैप्टर में कितने टॉपिक है? 9, सप्लाई में 4, जीएसटी में 7, एग्जम्पशन में 5, टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई 7, इनपुट टैक्स क्रेडिट 6, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और ई-वे बिल में 9, सॉरी रजिस्ट्रेशन में 9, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ई-वे बिल में 7, पेमेंट ऑफ टैक्सेस में 5 और रिटर्न्स में 7 टॉपिक्स। यानी कि ये याद कर लिया 94757 69757, 94,757 69,757। ये हमारे जीएसटी का सिलेबस हमें याद हो गया। तो जीएसटी का सिलेबस ये है आपका कंप्लीट सिलेबस, जिसमें पहला चैप्टर जीएसटी एंड इंट्रोडक्शन, जिसके 9 के 9 टॉपिक आज हमको करने हैं। ठीक है, तो जो चैप्टर फर्स्ट है हमारे पास जीएसटी एंड इंट्रोडक्शन, उसके मैं 9 के 9 टॉपिक्स के आपको नाम बताता हूँ पहले, और ये भी एक फ्लो में हम याद करके चलेंगे। पहला टॉपिक है हमारे पास बैकग्राउंड ऑफ टैक्स, या टैक्स का मीनिंग बोल दीजिए कि टैक्स होता क्या है। पहले तो हमें ये बताओ सर। जब हम टैक्स को पढ़ लेंगे तो हम बात करेंगे डायरेक्ट टैक्स की और वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंसेस है। हमें दूसरी बात ये बताओ, जब हम टैक्स को पढ़ लेंगे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस को पढ़ लेंगे, तो हम तीसरी बात क्या करेंगे? इसके अंदर तीसरा टॉपिक हमारे पास रहेगा फीचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि हमारा काम किस पे है? इनडायरेक्ट टैक्स पर है। तो इनडायरेक्ट टैक्स के क्या फीचर रहेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स के क्या फीचर रहेंगे? और यहाँ पर ब्रैकेट में ही लिख लो ITR विंस, और इसका काम आगे आएगा, मैं बताऊंगा जब मैं ये करवाऊंगा तो कि ITR विंस का क्या मतलब है। तो बैकग्राउंड ऑफ टैक्स क्या है? पहला टॉपिक है डायरेक्ट टैक्स वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स। हमें मतलब टैक्स बताओ, फिर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स बताओ सर। ठीक है, बता दिया, तो फिर हमें क्या बताओ? फीचर बताओ इनडायरेक्ट टैक्स के, क्योंकि हमने वही पढ़ने हैं। और जब हम आपको फीचर बता देंगे तब अगला टॉपिक आएगा जीनेसिस। तो आप जीनेसिस को क्या बोलते हैं? ओरिजिन। जीनेसिस बोल दो या ओरिजिन बोल दो ऑफ जीएसटी इन इंडिया। तो हम जब इनडायरेक्ट टैक्स को देख लेंगे तो हमें बताओ सर कि इंडिया में जीएसटी आया कैसे, ओरिजिन जीएसटी का भारत में हुआ तो हुआ कैसे। सबसे पहले हमें ये बताओ। तो ये हमारा 4th टॉपिक है जो हमने इसमें पढ़ना है। जब हम ओरिजिन को समझ लेंगे, जेनेसिस को समझ लेंगे, यानी हिस्ट्री को समझ लेंगे, तो हमें उसका बताना पड़ेगा कंसेप्ट ऑफ जीएसटी। और इस कंसेप्ट को हम VCN करके पढ़ेंगे। इसको लिखते चले जाना, बाद में जो है तुम्हें कोई भी समस्या नहीं रहने वाली। कंसेप्ट ऑफ जीएसटी को हम पढ़ेंगे, ये हमारा 5वां टॉपिक है। और छठा टॉपिक, जब हम कंसेप्ट को पढ़ लेंगे तो हमको
बताओ कि सर नीड क्या है, नीड ऑफ जीएसटी क्या है। नीड ऑफ जीएसटी बताने के बाद हमें बताओ बेनिफिट ऑफ जीएसटी क्या है। और 4 बेनिफिट्स में हम बात करेंगे MICE का। लिखते चले जाना साथ साथ। बस बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी जब आप हमको बता दोगे तो हमें आप उसके बाद बताओ सर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है। और फिर लास्ट में रहेगा फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क जो है हम अगली क्लास में कवर अप करेंगे, फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी। सिंपल सा है, छोटा सा ही बात है। तो ये है पहले 9 टॉपिक्स, यानी कि पहले 66 में से पहले 9 टॉपिक्स ये थ्योरेटिकल पार्ट है जीएसटी का। और इसमें से बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत से लोग इसको छोड़ करके भी जाते हैं। और हम इसको डीपली कवर करेंगे क्योंकि ये बेस है जीएसटी का। जो लोग नहीं जानते कि जीएसटी क्या है, कैसे शुरुआत हुई, इसके पीछे क्या वजह थी जो हमें जीएसटी लाया गया और किस तरीके से क्या हुआ, हम सब कुछ इसमें पढ़ करके चलेंगे। और ये बहुत इजी है, साथ साथ याद रखेगा। मैंने बोला कितने टॉपिक्स थे, चैप्टर कितने थे, 10। मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 मॉड्यूल फर्स्ट में 5 चैप्टर थे। फटाफट से उनके नाम जो है दोहरा लो। ये इंट्रोडक्शन था, सप्लाई था, चार्ज था, एग्जम्पशन थी, टाइम और वैल्यू था। और टॉपिक कितने कितने थे, 9 4 7 5 7। अगला जो है मॉड्यूल कौन सा है, मॉड्यूल 2 इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें 6 टॉपिक्स। उसके बाद रजिस्ट्रेशन में 9 टॉपिक्स। फिर मेरे पास था टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ई वे बिल, उसका पेमेंट ऑफ टैक्सेस और रिटर्न। तो ये लो मॉड्यूल 2। अब आज का हमारा जो मुद्दा है वो है ये चैप्टर 1, जिसमें 9 टॉपिक्स हैं। 9 टॉपिक्स को भी हम एक फ्लो चार्ट से ही समझ सकते हैं कि ये 9 टॉपिक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है बैकग्राउंड ऑफ टैक्स की। सर हमें टैक्स का बैकग्राउंड बता दो कि टैक्स क्या होता है। और जब टैक्स बता दोगे तो हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स बता दो। टैक्स बता दो, टैक्स के बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट बता दो। फिर हमें बता दो फीचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, फीचर क्या है हमारे इनडायरेक्ट टैक्स के जो हमने पढ़ना है। और जब हमें इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में जानकारी हो जाएगी तो हमें बताओ सर कि जेनेसिस या ओरिजिन ऑफ जीएसटी क्या है, ये कैसे आया, हिस्ट्री क्या है जीएसटी का। और जब हिस्ट्री पता चलेगी तो हमें जीएसटी का कंसेप्ट पता करना पड़ेगा कि जीएसटी आखिर में कंसेप्ट है क्या। और कंसेप्ट के बाद हमें सर उसकी 2 चीजें बताओ, जरूरत क्या है। मेरी राइटिंग थोड़ी खराब हो सकती है पर समझ में जरूर आएगी। तो नीड क्या है जीएसटी का और बेनिफिट क्या है सब जीएसटी के, ये 4 बेनिफिट हम करेंगे। तो नीड और बेनिफिट बताओ दो। और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हमें पढ़ने हैं, इसमें आर्टिकल्स आएंगे कि कैसे अमेंडमेंट हुआ, कैसे क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है हमें बताओ सर। और फिर हमें फ्रेमवर्क बताओ, यानी कि प्रैक्टिकली जीएसटी कैसे लागू किया जाएगा, मतलब कैसे जीएसटी को लागू करेंगे, कैसे सरकार को पे करेंगे, कैसे क्या करेंगे, वो फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी है। इस पहले चैप्टर में फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी थोड़ा प्रैक्टिकल है, बाकी सारा थ्योरेटिकल है पर याद करने लायक। और एक बार क्लास में कर लिया दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम फटाफट से दोहरा लो कि पहले 10 चैप्टर हमारे पास है। मॉड्यूल 1 में 5 चैप्टर, मॉड्यूल 2 में 5 चैप्टर। उसके बाद पहले चैप्टर में 9 टॉपिक्स है। टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स इंडेक्स है, उसके बाद फीचर बताओ हमारे इनडायरेक्ट टैक्स के, फिर जीएसटी के बारे में बताओ, जेनेसिस या ओरिजिन कैसे हुआ था। उसके बाद हमें कंसेप्ट बताओ, नीड बताओ, बेनिफिट बताओ, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बताओ, और फिर लास्ट में क्या बताओ, फ्रेमवर्क बताओ। ये हमारा पहला चैप्टर यहाँ पर समाप्त होगा। अब फटाफट से लिखते चले जाना। अगर तुमने ये याद नहीं किया है तो 1 मिनट पॉज करके ये अभी तक का मैटर याद कर लो। जैसे इसको याद कर लोगे आगे का सारा मैटर आसान हो जाएगा। कई लोगों को ये डाउट होता है कि हम पढ़ाई करें क्या, पढ़ाई का अप्रोच क्या है हमारा, कि हम कैसे स्टडी करें, कैसे एक इफेक्टिवली मैनर में स्टडी करें कि हम एक बार में पढ़े हमें याद हो जाए। तो आप नोट्स बनाइए और अपनी एक सीमा निर्धारित कर दीजिए कि टोटल चैप्टर इतने, टोटल टॉपिक इतने, उसमें भी चैप्टर वाइज टोटल टॉपिक इतने। तो वैसे करके हम इसको पढ़ के चलेंगे और हम सारा कुछ कवर करके चलेंगे। तो टोटल चैप्टर याद कर लिए, दोनों मॉड्यूल्स में कितने कितने चैप्टर है वो याद कर लिए हमने जीएसटी के। और उसके बाद हम क्या बात कर रहे हैं, पहले चैप्टर में 9 टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। पहला टॉपिक है हमारे पास बैकग्राउंड ऑफ टैक्स। बस अब तो कुछ भी नहीं बचा, अब तो हमें इन टॉपिक्स को खोलते चले जाना है पन्नों को और हमारा चैप्टर समाप्त होता चला जाएगा। तो टैक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले लिखो टैक्स क्या होता है। अब पेक्यूनरी, मैं बोल भी रहा हूँ साथ साथ लिख लेना, राइटिंग समझना है तो। अब पेक्यूनरी बर्डन, और ये मैं टेक्निकल वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि स्टडी मटेरियल से मैंने सीधे सीधे उठाए हैं, तो ये आसान रहेगा। जब इन्हें याद कर लोगे तो स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज याद हो जाएगी और वही जब हम पेपर में लिख देंगे तो हमारे मार्क्स भी जो है वो ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। तो अब पेक्यूनरी बर्डन ऑन इंडिविजुअल, पेक्यूनरी बर्डन ऑन इंडिविजुअल
और property owners to support the government, to support the government. A pecuniary burden on individual or property owners to support the government. ये जो है हमारे पास क्या है, बैकग्राउंड ऑफ टैक्स है। टैक्स का मीनिंग है ये कि टैक्स किसे बोला जाता है। और इसमें एक बात और लिख दो, अ पेमेंट exacted by exacted by legislative authority, a payment exacted by legislative authority, ये बात भी हम इसी में लिखेंगे। तो दो बात हमने बोल दी। बैकग्राउंड ऑफ टैक्स में टैक्स का मीनिंग हमने लिखा, अ पेक्यूनियरी बर्डन ऑन इंडिविजुअल और प्रॉपर्टी ओनर्स टू सपोर्ट द गवर्नमेंट। अ पेक्यूनियरी बर्डन ऑन इंडिविजुअल, किसी एक आदमी पर या प्रॉपर्टी ओनर्स पर जब हम टैक्स का बर्डन डालते हैं। पेक्यूनियरी बर्डन मतलब होता है पैसे से संबंधित। तो पैसे से संबंधित जब हम क्या डालते हैं, बर्डन डालते हैं, किस क्यों डालते हैं वो बर्डन, गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए, तो वो एक टैक्स का रूप लेता है। और पेमेंट एग्जेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, यानी जो कानून बनाते हैं उसे लेजिस्लेचर बोला जाता है। लेजिस्लेटिव अथॉरिटी जो कानून बनाती है, और जब वो कोई पेमेंट आपके ऊपर थोप दे तो उस टैक्स का नाम दिया जा सकता है। बात समझ आ गई। इसी बैकग्राउंड वाले टॉपिक में, यानी बैकग्राउंड ऑफ टैक्स में हम एक बात लिखेंगे, व्हाई कलेक्टेड, कि हम टैक्स कलेक्ट क्यों करते हैं। इसमें लिखो, टू मीट द सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट। टू मीट द सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं सोसाइटी के जो है सोसाइटी के जो ऑब्लिगेशंस कुछ गवर्नमेंट के ऊपर होते हैं, उसे समाज को जो है क्या करना होता है, विकास करना होता है और चीजें करनी होती है। तो सोशल इकोनॉमिक जो ऑब्जेक्टिव होते हैं सरकार के, वित्तीय या फिर सामाजिक जो भी उद्देश्य होते हैं, उनको पूरा करने के लिए क्या किया जाता है, टैक्स को कलेक्ट किया जाता है। अच्छा, उसके बाद अगली बात, मेन पर्पस ऑफ जीएसटी। अच्छा, कोई पूछ ले बैकग्राउंड ऑफ टैक्स, तो तीनों बातें लिख देना, बैकग्राउंड ऑफ टैक्स का टॉपिक समाप्त हो जाएगा। जीएसटी लगाने का मेन पर्पस क्या था? एक मिनट में पढ़ लूं। जीएसटी लगाने का मेन पर्पस, जीएसटी लगाने का मेन पर्पस है टू रिमूव मल्टीसिप्लिटी ऑफ टैक्सेस। और एक चीज रिमूव करेंगे तो एक चीज इंट्रोड्यूस भी करेंगे, टू इंट्रोड्यूस वन नेशन वन टैक्स। यहाँ पे पहला टॉपिक समाप्त हो गया। यहाँ पे पहला टॉपिक समाप्त हो गया, कितना लिख लिया? बैकग्राउंड ऑफ टैक्स पहला टॉपिक था हमारा, पहले चैप्टर का पहला टॉपिक है बैकग्राउंड ऑफ टैक्स, क्योंकि 9 टॉपिक थे। पहला क्या था, टैक्स बताओ, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताओ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बाद हम उसके फीचर बताएंगे, फीचर के बाद हम क्या बताएंगे, जीनेसिस या ओरिजिन बताएंगे, उसके बाद हम क्या बताएंगे, कंसेप्ट बताएंगे, नीड बताएंगे, बेनिफिट बताएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बताएंगे और फ्रेमवर्क बताएंगे। तब हमारा पहला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और इसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस होते हैं, तो हम चाहे मल्टीपल बने चाहे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बने, हम सब कुछ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बैकग्राउंड ऑफ टैक्स, अ पेक्यूनियरी बर्डन ऑन इंडिविजुअल और प्रॉपर्टी ओनर्स टू सपोर्ट द गवर्नमेंट, और अ पेमेंट एग्जेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। क्यों कलेक्ट करते हैं? टू मीट द सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। मेन पर्पस क्या था जीएसटी का? टू रिमूव द मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस और टू इंट्रोड्यूस द वन नेशन वन टैक्स। फटाफट से दोहरा लो, फिर हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं। दूसरे टॉपिक में आप लाइन भी लगा सकते हो एक बीच में, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन करेंगे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो पेड डायरेक्टली टू गवर्नमेंट, यानी कि कोई भी बीच में इंटरमीडिएरी नहीं होता, पेड डायरेक्टली टू गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट को सीधा पे किया जाता है।
पेड डायरेक्टली टू गवर्नमेंट। और इसमें क्या लिखेंगे फिर, पेड इनडायरेक्टली टू गवर्नमेंट, पेड इनडायरेक्टली टू गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली पे किया जाता है। चिंता मत करो, सारी चीजें समझाई जाएगी अभी, अगर समझ में ना भी आए तो भी। पेड डायरेक्टली टू गवर्नमेंट और पेड इनडायरेक्टली टू गवर्नमेंट, इसे बोला जाता है प्रोग्रेसिव नेचर, प्रोग्रेसिव नेचर, प्रोग्रेसिव नेचर, और इसे बोला जाता है रिग्रेसिव नेचर। अभी बताता हूं ये क्या होते हैं, लिख लो। प्रोग्रेसिव नेचर क्या होता है? प्रोग्रेसिव नेचर का मतलब है कि अगर आपकी एबिलिटी हाई टैक्स पे करने की है, अगर आपकी एबिलिटी क्या है, हाई टैक्स पे करने की है, तो आपको हाई टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे कि इनकम टैक्स में जैसे जैसे इनकम बढ़ता है, अमाउंट ऑफ टैक्स भी क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। अगर इनकम टैक्स की बात करें तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा, टैक्स क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये होता है प्रोग्रेसिव नेचर। इसलिए डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो प्रोग्रेसिव नेचर के होते हैं, जितना ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा देना पड़ेगा टैक्स। रिग्रेसिव क्या होता है? रिग्रेसिव, रिग्रेसिव का मतलब है चाहे आप रिच हो या चाहे आप पुअर हो, चाहे आप रिच हो चाहे आप पुअर हो, आपको इक्वल टैक्स पे करना पड़ेगा। किसी प्रोडक्ट की एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यदि 100 रुपए है उदाहरण के तौर पर, यानी कि उसमें सारे टैक्स इंक्लूड हैं, उसमें सारे टैक्स क्या है, इंक्लूड है, तो ए खरीदे चाहे बी खरीदे, ए चाहे कितना ही कमाता हो, बी चाहे कितना ही कमाता हो, कोई मैटर नहीं करता, दोनों को 100 रुपए ही देने पड़ेंगे। इसलिए इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिग्रेसिव नेचर का टैक्स बोला जाता है कि इनमें रिच पुअर नहीं देखा जाएगा, एबिलिटी टू पे टैक्स नहीं देखा जाएगा, आपको जो है क्या करना पड़ेगा, बराबर का टैक्स देना पड़ेगा, जितना रिच देगा उतना ही पुअर टैक्स देगा। पर प्रोग्रेसिव नेचर में क्या होता है कि आपकी इनकम देखी जाती है, जितनी इनकम उतना टैक्स, जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ता चला जाएगा। ये बात थी, ये थी दूसरी बात। तो पहली बात क्या थी कि डायरेक्टली पे होते हैं, ये इनडायरेक्टली पे होते हैं। मतलब क्या है, डायरेक्टली का मतलब है कि अगर मेरे ऊपर टैक्स लग रहा है तो मैं सीधा गवर्नमेंट के खाते में जमा कराऊंगा, पर इनडायरेक्ट टैक्सेस में मैं किसी पर्सन को टैक्स दूंगा, वो आगे गवर्नमेंट को टैक्स जमा करवाएगा, बीच में इंटरमीडियरी हो सकता है, एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, उसे बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। तीसरी बात लिखो, बर्डन ऑफ टैक्स जो है वो होता है पर्सन हिमसेल्फ, यानी पर्सन ओन, यहां लिख दो ओन पर्सन हिमसेल्फ, यानी कि जिसको टैक्स पे करना है उसी के ऊपर बर्डन है टैक्स पेमेंट का। और ये इस बात से समझ में आ जाएगा यहाँ पे जो बर्डन ऑफ टैक्स है, बर्डन ऑफ टैक्स इज शिफ्ट टू अनदर पर्सन। यहाँ पर बर्डन ऑफ टैक्स है वो शिफ्ट हो जाता है दूसरे पर्सन पर। कभी भी हम जब गुड्स खरीदते हैं तो उस पर टैक्स हम किस शॉपकीपर को पे करते हैं, और शॉपकीपर उस पर जो टैक्स होता है वो सरकार को जमा कराता है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में क्या होगा कि बर्डन ऑफ टैक्स यानी इनकम टैक्स है उदाहरण के तौर पर, वो हम सीधा गवर्नमेंट को पे करते हैं, हमारे ऊपर ही बर्डन है, हमें सीधा गवर्नमेंट के खाते में जमा कराना है, बीच में किसी इंटरमीडियरी को हम टैक्स पे नहीं करते। ठीक है, अच्छा चौथी बात लिखो, एग्जाम्पल, इनकम टैक्स और इक्विजिशन, इक्विजिशन लेवी। ये इक्विजिशन लेवी जो है आपके इनकम टैक्स में होता है, शायद में भी टॉपिक है कि नहीं पता नहीं। तो इनकम टैक्स और इक्विजिशन लेवी ये दो तरह के ऐसे टैक्स है जो डायरेक्ट टैक्स है, और बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ऐसे इसमें जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, ये जो है टैक्सेस हैं, ये कौन से टैक्सेस है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है। जीएसटी आप सीधा सरकार को नहीं पे करते, आप शॉपकीपर या सेलर या जिससे भी आपने गुड्स या सर्विसेज ली है उसको पे करोगे। इनकम टैक्स आप किसको पे करोगे, सीधा सरकार को पे करोगे। तो ये चार डिफरेंसेस फटाफट से रट लो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच में। ये डायरेक्टली पे होता है और ये इनडायरेक्टली पे होता है। स्टार नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो फटाफट से कर देंगे। ये प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। प्रोग्रेसिव का मतलब हमने क्या देखा कि हाई टैक्स है तो हाई इनकम है तो हाई टैक्स देना पड़ेगा। रिग्रेसिव क्या है कि रिच और पुअर है तो बराबर का टैक्स आपको देना पड़ेगा, उसमें इनकम का कोई दिक्कत नहीं है। बर्डन ऑफ टैक्स जो है पर्सन पे खुद पे होता है डायरेक्ट में, और उसमें जो है वो शिफ्ट हो जाता है दूसरे पर्सन पर। और इनकम जो है, इनकम टैक्स और इक्विजिशन लेवी ये जो है डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल हो गए। और जीएसटी और कस्टम ड्यूटी हमारे पास क्या हो गया,
इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल हो गया। तो आपका दूसरा टॉपिक जो था वो भी फ्लो चार्ट में हमने समाप्त किया। पहले चैप्टर का तीसरा टॉपिक फटाफट से नाम मेरे को बताओ कि जब हमने इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ लिया तो हमें क्या बताओ सर? फीचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। फीचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। फीचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स बताओ। ठीक है, फीचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स बताते हैं अभी। इस फीचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें मैंने आपको बताया था ITR, WIN और S। ITR मींस हमें इजीली याद हो सकता है, ITR मींस हमें इजीली याद हो सकता है। तो 7 फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स हमने याद कर लिए। ITR मींस हमें याद हो गया। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। अच्छा, मैंने जैसे ये पॉइंट बोले, आपने पॉइंट बोलना, और जो मैं अभी बात बताऊंगा चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में जैसे समझ में आए वो बात इसके आगे लिखना, और उसके बाद तुम कुछ पेज छोड़ के फिर अगला पॉइंट लिखना, तीसरा लिखना, चौथा लिखना। मैं यहाँ पे पॉइंट मेंशन करूंगा, उन्हें एक्सप्लेनेशन दूंगा उनका, तो साथ साथ लिखते चले जाना, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में। तो इसमें दो बात हमको पढ़नी है। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू का मतलब यहाँ पे है कि ये सरकार के लिए मेजर सोर्स है, इससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। और इंडिया के अंदर 50% से ज्यादा का जो रेवेन्यू है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से ही जनरेट होता है सरकार को, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट हो। यानी सेंट्रल स्टेट दोनों को ही मोर देन 50% का रेवेन्यू किससे आता है? इनडायरेक्ट टैक्सेशन से आता है। तो ये दो बात हम एक पैराग्राफ में बना करके लिख देंगे। तो आई का मतलब समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। दूसरा है टैक्स ऑन कमोडिटीज एंड सर्विसेज, बोथ। यानी कि ये गुड्स पर भी लगता है और सर्विसेज पर भी लगते हैं, जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस है। ये जीएसटी की बात कर लेते हैं, किस पर लेवी हो गया? कमोडिटीज पर भी लेवी होगा और सर्विसेज पर भी लेवी होगा, यानी कि वो टैक्स दोनों पर ही लेवी होगा। तो ये बात हम लिख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, टैक्स ऑन कमोडिटीज एंड सर्विसेज बोथ। और ये मैंने अभी भी बताया कि ये कैसे होते हैं, रिग्रेसिव नेचर। और रिग्रेसिव नेचर, अब तुम फटाफट से बताओ कि क्या होता है रिग्रेसिव नेचर। यानी कि आप रिच हो या पुअर हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साथ साथ बोलते भी रहना तो तुमको नींद नहीं आएगी। रिग्रेसिव नेचर का मतलब है कि चाहे रिच हो पुअर हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको इक्वल अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, तो हमने अभी जो है इसके फीचर देख रहे हैं। आईटीआर का मतलब समझ में आ गया, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है। यहाँ पर आईटीआर का मतलब है इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, टैक्स ऑन कमोडिटीज एंड सर्विसेज बोथ, रिग्रेसिव नेचर, चाहे रिच हो चाहे पुअर हो। अब मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, पर आप पूरा पूरा लिख सकते हो, ठीक है। वीडियो चाहे पॉज करके लिखना, पर लिखना जरूर। रिच और पुअर दोनों को बराबर का टैक्स देना पड़ेगा। ओके, अब है वाइड टैक्स बेस। वाइड टैक्स बेस, वाइड टैक्स बेस का मतलब ये है कि ये ऑलमोस्ट हर ट्रांजैक्शन पर लगते हैं, एवरी ट्रांजैक्शन। ऑलमोस्ट क्या लगते हैं? हर ट्रांजैक्शन पर लगते हैं, ऑलमोस्ट हर ट्रांजैक्शन पर लगते हैं। इसलिए वाइड टैक्स बेस, इसका बेस क्या है? वाइड है, इसका स्कोप क्या है? वाइड होता है, इसलिए ये हर ट्रांजैक्शन पर लगते हैं। डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो कुछ ट्रांजैक्शन पर लगते हैं। तो ये बात भी समझ में आ गई सर हमको। आई का मतलब समझ में आ गया, टी का मतलब समझ में आ गया, आर का मतलब आ गया, डब्ल्यू का मतलब भी आ गया। अगला आई, ये एक और आई आ गया, इसका मतलब है इन्फ्लेशनरी। देखिए, गुड्स या सर्विसेज पर जब भी कोई टैक्स लगाएंगे, गुड्स या सर्विसेज पर जब भी कोई टैक्स लगाएंगे, तो ये उसकी कीमत को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा, कीमत को बढ़ा देगा। इसलिए हम इसे बोलते हैं इन्फ्लेशनरी। इन्फ्लेशनरी का मतलब होता है महंगा। तो ये महंगा कर देते हैं गुड्स और सर्विसेज को। जब भी गुड्स सर्विसेज पर टैक्स लगाया जाता है तो उनकी कीमत इंक्रीज होती है, जिसके कारण इन्फ्लेशन होता है, इसलिए इन्हें इन्फ्लेशनरी भी बोला जाता है। तो ये बात भी समझ में आ गई। वाह। नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच। डायरेक्ट पिंच, डायरेक्ट पिंच का मतलब समझते हैं? पिंच का मतलब समझते हैं? जब हम कोई नई चीज खरीदते हैं तो हमें कोई पिंच करता है, बोलते हैं पिंच, सेम पिंच या न्यू पिंच, पता नहीं क्या क्या नाम बना रखे हैं आजकल लोगों ने। डायरेक्ट, नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच। अब मैं इसका मतलब समझा देता हूँ पहले कि यहाँ पे पिंच का मतलब क्या है। पिंच का मतलब होता है चुभना, और यहाँ पे पिंच का मतलब क्या है? नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच। देखो, जब हम इनकम टैक्स पे करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि हाँ हमने टैक्स पे किया सर, हमारे अकाउंट से पैसे कटे हैं और हमने टैक्स के ही पैसे भरे हैं।
तो हमें पता चलता है हमने इनकम टैक्स पे ही किया है, इसलिए ऐसे बोला जाता है कि ये डायरेक्ट पिंच है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स, उदाहरण के तौर पर आप कोलगेट खरीद करके लाई, 70 रुपए की एक ट्यूब खरीद लाई, पता नहीं मार्केट में क्या रेट है, मैंने तो उदाहरण दिया है। तो एक ट्यूब उदाहरण के तौर पर मैं 70 रुपए की खरीद लाया, तो उसमें एमआरपी है 70 रुपए, मुझे नहीं पता है उसमें कितना टैक्स है, तो मैंने सारा का सारा 70 रुपए जो है या उसमें कुछ टैक्स भी इंक्लूड था। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, उनका कोई परसेप्शन नहीं होता डायरेक्ट पिंच का, यानी आपको पता नहीं चलेगा आपने कोई टैक्स दिया है। कई बार आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपने टैक्स दिया, आपको महसूस नहीं होगा, आपको लगेगा कि हमने कोलगेट 70 रुपए में खरीदा है, पर एक्चुअल में उसमें आपने टैक्स भी इंक्लूड होता है, उसमें आपने टैक्स भी दिया है। तो आप ये बात हिंदी में लिख लो, उदाहरण हिंदी में साथ में लिख लो, बाद में इंग्लिश इजीली बन जाएगी जब आपको पता रहेगा कि इसका मतलब क्या है। नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच का मतलब समझ में आ गया कि डायरेक्ट टैक्स में क्या रहता है कि हमें साफ साफ पता रहता है कि हमने टैक्स पे किया, क्योंकि हमारे अकाउंट से डिडक्ट होता है वो मोस्टली इन द केसेस। और इनडायरेक्ट टैक्स में हम किसी गुड्स या सर्विसेज को अवेल करते हैं, खरीदते हैं, तो उसके बेसिस पर जो कीमत अदा करते हैं उसमें टैक्स जुड़ा रहता है कई बार, इसलिए हमें डायरेक्ट पता नहीं चलता कि हमने टैक्स भी दिया है। तो आईटीआर बीन्स में आई का मतलब समझ में आ गया सर, ई का रिवाइज करते रहो, बोलते रहना साथ साथ। आर से क्या है, रिग्रेसिव नेचर है, रिग्रेसिव नेचर का मतलब समझ में आ गया। वाइड टैक्स बेस है, समझ में आ गया। इन्फ्लेशनरी है, समझ में आ गया। और नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच है, समझ में आ गया। एस का मतलब है शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, यानी कि इसमें क्या है कि एक पर्सन से, मान लीजिए ए टैक्स देगा बी को, ए ने माल खरीदा बी से, बी ने माल खरीदा था सी से, उदाहरण के तौर पर। तो जैसे जैसे माल बेचते चले जाएंगे, जैसे जैसे माल खरीदते चले जाएंगे, टैक्स का बर्डन जो है शिफ्ट होता चला जाएगा उस पर्सन पर। जैसे ही ए बी से माल खरीदेगा, ए टैक्स का पेमेंट बी को कर देगा, और बी की ड्यूटी बनेगी या तो वो गवर्नमेंट को टैक्स देगा या वो सी को टैक्स देगा जिससे उसने माल खरीदा होगा। ऐसे ही फिर सी या तो गवर्नमेंट को टैक्स देगा या फिर जिससे उसने माल खरीदा उसको टैक्स देगा। यानी कि बर्डन क्या होता रहेगा, टैक्स का शिफ्ट होता रहेगा। ए की जिम्मेवारी अब खत्म की सरकार को टैक्स देना है, उसने जब बी को दे दिया, बी से माल खरीद करके, तो उसकी जिम्मेदारी खत्म हो, बी की जिम्मेदारी है कि वो सरकार को टैक्स दे। तो शिफ्ट होता रहता है बर्डन, टैक्स का बर्डन शिफ्ट होता रहता है, इसलिए ये इसका एक फीचर है। तो आईटीआर मींस टोटल कितने हो गए, 7 फीचर्स, इजीली याद हो गए, मेरे को लगता है सारे समझ में भी आ गए होंगे। ओके, अब हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो गया। तो फटाफट से टॉपिक को रिवाइज करते हुए कि पहला टॉपिक हमने कौन सा था, बैकग्राउंड ऑफ टैक्स। और टैक्स के बाद हमें क्या बताओ सर, डायरेक्ट इंडायरेक्ट बताओ। इनडायरेक्ट के बाद हमें इनडायरेक्ट के फीचर बता दो सर, बता दिए ना। अब चौथा टॉपिक हमारे पास था क्या, ठीक है। जब हमें इनडायरेक्ट के फीचर पता चल गए तो जीएसटी का जेनेसिस कैसे हुआ, ओरिजिन कैसे हुआ, जेनेसिस या फिर ओरिजिन, ये बताओ सर, जेनेसिस या ओरिजिन ऑफ जीएसटी, ये बताओ। तो अब फोर्थ टॉपिक की बात कर लेते हैं। फोर्थ टॉपिक, जेनेसिस या फिर ओरिजिन ऑफ जीएसटी, ठीक है ना। अभी तक सारा समझ में आया है ना। धीरे धीरे क्या होगा, सिलेबस बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे, और फिर पिछला क्या होता है कि हम भूलते चले जाते हैं। अगर तुमने 3 बार अभी इसको पढ़ दिया साथ साथ, अभी थोड़ा थोड़ा लग रहा है, धीरे धीरे कर रहे हैं, तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत थोड़ा थोड़ा हो रहा है। जो साथ साथ पढ़ते चले जाओगे तो तुम्हारी जो है ये सबकॉन्शियस माइंड में सेव होता चला जाएगा, और जैसे ही 3 बार तुम सबको पढ़ोगे, सबकॉन्शियस माइंड में सेव होगा, और फिर तुमको जो है ये यूं का यूं तुम लेक्चर दोहरा सकते हो, पूरा का पूरा किसी को भी सुना सकते हो कि देख बैठ जीएसटी एंड इंट्रोडक्शन, जो कि स्टडी मटेरियल में पहला चैप्टर है, मैं बोल करके ही सारा सुना सकता हूँ। तो ऐसे करके जैसे मैं सुना रहा हूँ तुम भी किसी को भी सुना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बहुत आसान रहता है पढ़ना, इजी है पढ़ना, हमने मुश्किल बना रखा है और कुछ नहीं। तो हम इसको इजीली पढ़ के चलेंगे। तो मैं तुमको अब एक बात बता देता हूँ कि ओरिजिन कैसे हुआ जीएसटी का, ठीक है। कंप्लीट की कंप्लीट हिस्ट्री में बताता हूँ, जो बात मैं बताऊंगा वो बस लिखते चले जाओ, चाहे वो हिंदी में चाहे वो इंग्लिश में। 2004 से शुरुआत हुई, 2004 में नाम लिखते जाना केलकर टास्क फोर्स, चाहे हिंदी में लिखो। केलकर टास्क फोर्स ने 2004 में स्ट्रॉन्गली रिकमेंड किया। केलकर टास्क फोर्स ने क्या किया, स्ट्रॉन्गली रिकमेंड किया। अच्छा, ओरिजिन बताने से पहले मुझे याद आ गया, मुझे एक चीज और बतानी पड़ेगी। ओरिजिन बताने से पहले एक चीज बतानी पड़ेगी, तुम सिर्फ सुन लेना जो मैं अभी बता रहा हूँ, इसे नोट मत करना, यहाँ तक का नोट करके अभी सुनना सिर्फ। हो सकता है बहुत से जो है स्टूडेंट्स को ये बात पता रहेगी, कि लॉ कैसे बनता है।
जरूरी है, बताना बहुत जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट। लॉ कौन बनाता है हमारे भारत में? पार्लियामेंट। और स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर यानी रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के लिए लॉ बनाती है, और नेशन के लिए कौन लॉ बनाता है? पार्लियामेंट। नेशनल बात कर लो या फिर यूनियन लॉज भी होते हैं, वो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में 3 लोग आएंगे। पार्लियामेंट में कितने लोग आएंगे? 3 लोग आएंगे। कौन कौन आएगा? लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ठीक है, पार्लियामेंट इन 3 लोगों से मिलकर के बना है। लोकसभा में बिल जाएगा, क्या जाएगा? बिल का मतलब है कानून, जो अभी एक्ट नहीं बना है। जो एक्ट नहीं बनता उसे क्या बोलते हैं? कानून को बिल बनते हैं। वो सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाता है? लोकसभा में। कोई भी मेंबर जो है पार्लियामेंट का, वो उसे क्या कर सकता है? इंट्रोड्यूस कर सकता है, लोकसभा के अंदर करेगा। और मेंबर ऑफ राज्यसभा क्या करेगा? राज्यसभा में उसे इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो दोनों में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है बिल को, पहले किसी में भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही वो लोकसभा में पास हो जाएगा, वो जाएगा राज्यसभा में। अगर राज्यसभा से पहले पास हो गया तो कहां जाएगा? लोकसभा में। यानी कि बोथ हाउसेस क्या करेंगे? उसको पास करेंगे। बोथ हाउसेस पास कर देंगे तो फिर प्रेसिडेंट क्या देगा? उस पर अपने साइन करेगा, एसेट। और जब वो प्रेसिडेंट उसे एसेट देंगे तो वो बिल जो है वो क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। तो बिल और एक्ट का मतलब समझ में आ गया। जब तक वो कानून नहीं बना वो क्या? एक बिल है। और जैसे ही वो कानून बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। जैसे ही प्रेसिडेंट उस पर अपने साइन कर देगा, तो पहले लोकसभा पास करेगी, पहले राज्यसभा भी पास कर सकती है, फिर दूसरी में जाएगा। लोकसभा ने पास कर दिया तो राज्यसभा, राज्यसभा ने पास कर दिया तो लोकसभा, और फिर प्रेसिडेंट उस पर अपने साइन कर देगा और वो क्या हो जाएगा? एक्ट बन जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, बात समझ में आ गई है। एक और बात जो बतानी है वो तुम नोट भी कर सकते हो। संविधान जो है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसमें क्या होते हैं? आर्टिकल। आर्टिकल टोटल आर्टिकल कितने हैं? लगभग 470 आर्टिकल है। टोटल आर्टिकल कितने? 470। उसमें से एक आर्टिकल है 368 जो बोलता है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, ये तो हम अभी देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्यों करना पड़ा जीएसटी के लिए, लेकिन उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया कैसे जाता है ये देख लेते हैं एक बार। 2 प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन को इस आर्टिकल में अमेंड करने के लिए। एक होता है बाय सिंपल मेजोरिटी, एक होता है बाय स्पेशल मेजोरिटी, एक होता है बाय सिंपल मेजोरिटी, एक होता है बाय स्पेशल मेजोरिटी। तो जो हमारा जीएसटी था इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी से अमेंडमेंट किया गया था। और क्योंकि इसमें स्टेट्स यानी राज्य के हितों की भी बात थी, स्टेट के इंटरेस्ट भी अफेक्टेड थे, इसलिए इसमें हमें 50% ऑफ स्टेट का एसेंट चाहिए होता है, मिनिमम। ये मिनिमम है। तो वैसे तो सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी से क्या होता है? अमेंड किया जा सकता है हमारा संविधान। पर जहां पर बात आ जाएगी राज्य के हितों की, कई सारे राज्य के हितों की बात आएगी, तो 50% जो है स्टेट हमको उसका एसेंट भी चाहिएगा। तो ये 2 बात मेरे को बतानी थी। अब मैं जो है अपना टॉपिक को शुरू करूंगा जो था जीनेसिस, हमारा 4th टॉपिक है ये, जीनेसिस ऑफ जीएसटी। और जीनेसिस का मतलब क्या होता है? ओरिजिन की शुरुआत कैसे हुई। तो मैं बता रहा था कि 2004 में केलकर टास्क फोर्स ने स्ट्रॉन्गली रिकमेंड किया कि जीएसटी लेकर के आओ, स्ट्रॉन्गली रिकमेंड किया जीएसटी के लिए।
और उसके बाद ये थी पहली बात, ठीक है। दूसरी बात 2007-8 2007-8 में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? 2007-8 में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? श्री पी चिदम्बरम। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, मेरे को एंटी नेशनलिस्ट मत बताना। श्री पी चिदम्बरम जो भी है, तो श्री पी चिदम्बरम जो है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर थे 2007-8 में। उन्होंने अनाउंस कर दिया जब वो सेंट्रल बजट अनाउंस कर रहे थे, सेंट्रल बजट जब प्रेजेंट कर रहे थे, जब वो सेंट्रल बजट प्रेजेंट किए थे तो उन्होंने अनाउंस किया था, क्या अनाउंस किया था कि हम 1/4/2010 से जीएसटी इंप्लीमेंट करेंगे। 1/4/2010 से क्या करेंगे? जीएसटी इंप्लीमेंट करेंगे। ये किसने बोला? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर सी पी चिदम्बरम ने सेंट्रल बजट जब वो 2007-8 का क्या कर रहे थे? प्रेजेंट कर रहे थे, तब ये बात बोली थी। लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए, सक्सेसफुल नहीं हुए, कामयाब नहीं हुए। ओके फिर 2014 में आई एनडीए। 2014 में किसकी सरकार बनी थी? एनडीए की। और इसने क्या किया? 19/12/14 को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। बिल का मतलब क्या होता है? समझ गए ना आप बिल का मतलब क्या होता है? बिल का मतलब होता है कि अभी एक्ट नहीं बना है, अभी वो एक कानून नहीं बना है, सिर्फ हम उसको प्रपोज कर रहे हैं। और ये कौन सा संशोधन था? 122 19/12/2014 को 122 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में। किसने किया था? एनडीए की सरकार ने। और ये किसके लिए था? सीधी बात है, क्या पढ़ रहे हैं? जीएसटी पढ़ रहे हैं तो जीएसटी के लिए होगा। तो ये बात थी तीसरे नंबर पर। इसी में लिखो 6/5/15 तारीख याद करनी है, मैंने याद कर ली तो कोई भी याद कर सकता है, बता दो तुम बात। 6/5/2015 को लोकसभा ने क्या कर दिया? इसको पास कर दिया। पार्टी लोकसभा ने क्या कर दिया? इसको पास कर दिया। लेकिन अभी कहां से और पास होना है? राज्यसभा से। लो भैया 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा ने भी पास कर दिया। लेकिन इसमें क्या है? राज्यों का हित शामिल है, स्टेट्स के इंटरेस्ट की बात है। तो हमें क्या चाहिए? 50% ऑफ स्टेट का भी एसेट चाहिए। और वो उन्होंने, इसका कोई लिमिट नहीं होता। ये 50% स्टेट यानी 28 राज्य है तो 14 राज्य हाँ भर दे, पर इसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता कि इतना समय में उन्हें हाँ भरना है वरना हाँ मान लिया जाएगा। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। वो कभी भी हाँ भर सकते हैं, उसे कितना भी स्टे दे सकते हैं। हाँ 50% जैसे ही पूरे हो जाएंगे वो एसेंट मान लिया जाएगा। जैसे ही 50% ऑफ स्टेट का एसेंट आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? उसे मान लिया जाएगा कि एसेंट आ गया। और ये इसमें लेना जरूरी था, इसमें स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट का हमें एसेंट चाहिए था। ठीक है, मान की बात। तो 8 सितंबर 16 को हमें 50% राज्यों का एसेंट, मतलब धीरे धीरे करके 50% राज्यों का एसेंट मिल गया था 8 सितंबर 2016 को हुई। और उसी दिन प्रेसिडेंट ने अपना एसेंट भी दे दिया। अब जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? जब लोकसभा में पास हो गया, लोकसभा में कब पास हुआ बताओ याद करके? राज्यसभा में पास हो गया, 50% ने अपना एसेट दे दिया और प्रेसिडेंट ने भी एसेट दे दी। हाँ कर दी भाई, हाँ कर दी, हाँ कर दी। तो जब प्रेसिडेंट ने भी हाँ कर दी तो ये क्या बन गया? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब ये क्या बन गया? एक्ट। और ये एक्ट जब बना तो ये था 101। मतलब क्या है? आज तक 122, आज तक की बात नहीं कर रहा हूं, जिस दिन ये बना उस दिन तक की बात कर रहा हूं। 122 तो बिल बने, एक्ट कितने बने? 101। क्योंकि बाकी क्या हुए? पास नहीं हुए होंगे। बिल जब इंट्रोड्यूस हो जाते हैं तो वो बिल बन जाता है। जैसे ही पार्लियामेंट में हम किसी कानून को ले जाते हैं तो वो बिल बन जाता है। पर वो एक्ट कब बनता है? जब वो प्रेसिडेंट के उस पर साइन होंगे, दोनों हाउसेस से वो पास होगा, अपर हाउस और लोअर हाउस। लोअर हाउस लोकसभा को बोलते हैं और अपर हाउस किसे बोलते हैं? राज्यसभा को। तो दोनों हाउस से पास होकर जब प्रेसिडेंट उस पर हस्ताक्षर कर देगा तो वो एक्ट बनता है। तो 122 बिल और 101 ये था एक्ट। बात समझ में आ गई यहाँ तक? इसको फटाफट से रिवाइज कर लो।
ये टॉपिक अभी पूरा नहीं हुआ। जेनेसिस या जीएसटी का ओरिजिन कैसे हुआ था? सबसे पहले 2004 में क्या होता, मैं साल बोलूंगा आपको रिपीट करना है। 2004 में क्या हुआ था, केलकर टास्क फोर्स ने क्या किया था, स्ट्रांगली रिकमेंड कर दिया था। फिर मैं बताऊं 2007-8 में क्या हुआ था, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्री पी चिदम्बरम, साथ साथ बोल लोगे तो याद होता चला जाएगा, दोबारा क्लास लगानी नहीं पड़ेगी। 2007-8 में क्या हुआ था, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्री पी चिदम्बरम ने सेंट्रल बजट को प्रेजेंट करते हुए क्या अनाउंस किया था कि 1 अप्रैल 2010 से हम जीएसटी को इंप्लीमेंट करेंगे। 2014 में क्या हुआ था, एनडीए की गवर्नमेंट आई, तो उसमें सबसे 3 तारीख या 4 तारीख उसमें इंपॉर्टेंट है, 3 ही तारीख इंपॉर्टेंट है मेनली, वैसे तो 4 ही है। तो 19/12/14 को क्या हुआ था, 122th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया था लोकसभा में, जो कि लोकसभा में कब पास हो गया था, 6 मई 2015 को पास हो गया था। 3 अगस्त 2016 को कहां से पास हो गया था, राज्यसभा से पास हो गया था। और 8 सितंबर 2016 को कहां से पास हो गया था, प्रेसिडेंट के दफ्तर से पास हो गया, यानी प्रेसिडेंट ने उस पर असेंट दे दिया था। 50% ऑफ स्टेट ने भी उस पर अपना असेंट दे दिया था। अब कौन कौन से स्टेट थे हमें नहीं पता। तो बिल कौन सा था, 122, और एक्ट कौन सा था, 101। और इसी पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं जो क्लियर नहीं हो पाते कि सर ये बिल है, ये एक्ट है, ये है क्या, हमारे समझ से बाहर है। 122 है कि 101 है, तो 101 दोस्त ये एक्ट है, और 122 ये क्या है, बिल है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? इसी में आगे लिखना है हमको। तो जैसे ये एक्ट बन गया, उसके बाद 27, अच्छा 1 तारीख तो सभी को याद होगी, चाहे मैं बताऊं चाहे ना बताऊं, फिर भी बता देता हूं। इम्प्लीमेंट कब से किया गया, एक्ट कब बन के तैयार हो गया, एक्ट कब पास हो गया था, एक्ट पास होने की तारीख क्या है, ये एक्ट बनने की तारीख क्या है, ये किसकी तारीख है एक्ट बनने की, क्या ये जीएसटी की तारीख है? नहीं, ये तारीख किसकी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया था ताकि पार्लियामेंट जीएसटी पर कानून बना सके। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया था ताकि, लिख लो बात को, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया था 8/9/16 को, ताकि पार्लियामेंट क्या कर सके, उस पर क्या कर सके, पार्लियामेंट उस पर कानून बना सके। जीएसटी पर कानून बनाने के लिए जो ताकत की जरूरत है किसको, पार्लियामेंट को, वो इसने दी थी, 8/9/16 ने दी थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया था, सरकार को पावर दे दी कि अब तुम जीएसटी पर कानून बना दो भाई। तो जीएसटी पर जब कानून बनाने की पावर मिली, उसके बाद तो कानून बनेगा। तो कानून बनाने के लिए वही प्रोसीजर दोहराया गया। 27/3/2017 को क्या किया गया, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए गए 4 बिल। पहला था सीजीएसटी बिल, यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल। दूसरा था आईजीएसटी बिल, यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल। तीसरा था यूटीजीएसटी बिल, यानी कि यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल। चौथा था हमारे पास गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट बिल, सॉरी, ये सारे क्या है, 2017 है। कब हुए थे, 27/3/2017 को, जब पावर मिल गई थी। कब मिली थी पावर कानून बनाने के लिए, 8/9/16 को पावर मिली थी। और फिर हमने कब उद्घाटन शुरू किया, ये 4 बिल इंट्रोड्यूस कब किए थे, 27/3 को। और मजे की बात ये है कि ये 29, एक दिन छोड़कर 29/3, क्योंकि बहुमत तो था ही, तो 29/3/17 को ये क्या थे, पास हो गए लोकसभा से। 29/3 को क्या हो गया, ये पास हो गए लोकसभा से, चारों के चारों पास हो गए थे। और 12/अप्रैल/17 को प्रेसिडेंट ने यस कर दी, मतलब जब तक ये राज्यसभा से भी पास हो गया था। राज्यसभा से कब पास हुआ मेरे को उसकी तारीख याद नहीं है, पर जब तक राज्यसभा से पास हो गया था, 12/अप्रैल/17 को प्रेसिडेंट ने इन पर अपनी मोहर लगा दी, असेंट दे दी। यानी कि एक्ट कब बना है, अगर मैं जीएसटी एक्ट की बात करूं, 4 एक्ट जो मेन है वो कब बने हैं, तो 12/अप्रैल/2017 को बने हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मेरे हिसाब से क्लियर हो गए। अगर मैं पूछूं कि सरकार को पावर कब मिला था, पार्लियामेंट को पावर कब मिला था, 8/9/16 को मिला था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जो कि बिल कौन सा था, 122, एक्ट कौन सा था, 101, वहां पर बन करके तैयार हो गया था। लेकिन एक्ट कब बनाए गए, प्रेसिडेंट ने एक्ट बनाने पर कब अपनी सहमति जताई, 12/अप्रैल/2017 को। ये कार्ड मेरा लिख रहा हूँ, 12/अप्रैल/2017 को। लेकिन इंप्लीमेंट नहीं किया जीएसटी को इंप्लीमेंट नहीं किया। इंप्लीमेंट किया गया था 1 जुलाई 2017। इंप्लीमेंट कब किया गया था, 1 जुलाई 2017 को इंप्लीमेंट किया गया था। क्यों ये डिफरेंस था, क्योंकि पोर्टल तैयार करना था।
हमें पता है कि हाँ सारा काम क्या है, पोर्टल पर होता है, सारा काम डिजिटली होता है। उस सिस्टम को क्या करना था, प्रिपेयर करना था, इसलिए ये हमने 1 जुलाई 17 से क्या किया था, इसको लागू किया था। अच्छा, तो यहाँ तक की बातें लिख ली, या नहीं लिखी हो तो साथ साथ में बोलता हूँ, साथ साथ लिख लिया करो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना। तो यहाँ तक की बात लिख ली। उसके बाद पहला कंट्री जिसने क्या किया था, जीएसटी इंप्लीमेंट किया था, वो थी फ्रांस, 1954। पहली कंट्री जिसने जीएसटी को क्या किया था, इंप्लीमेंट किया था, वो थी फ्रांस, 1954 में उसने इंप्लीमेंट किया था। ये हमारी अगली बात होगी। बस ये टॉपिक यहाँ तक समाप्त होता है। देखो, जेनेसिस ऑफ जीएसटी ओरिजिन की शुरुआत कहाँ से हुई, मैं साल बोलता हूँ, फटाफट से रिवाइज करना। 2004 में क्या हुआ था, कौन सी टास्क फोर्स थी जिसने स्ट्रांगली रिकमेंड किया था। फिर 2007-8 में क्या हुआ था, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर थे, चीफ जनरल ने अनाउंस किया था कि कब से लागू करेंगे, 1 अप्रैल 10 से करेंगे, पर कर नहीं पाई। 14 में एनडीए ने क्या किया, 19/12/2014 को एनडीए ने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 122 वाला लगाए थे। लोकसभा में कब पास हुआ, तारीख बताओ। राज्यसभा में कब पास हुआ था, तारीख बताओ। प्रेसिडेंट ने असेंट कौन सी तारीख को दी थी, वो बताओ। तो ताकत मिली थी लॉ बनाने की, कब मिली थी, 8/9/16 को मिली थी। और एक्ट कौन सा माना जाता है, ये 101 एक्ट माना जाता है। उसके बाद बिल जो था, एक्ट बन गया था। उसके बाद 27 मार्च 2017 को क्या हुआ, लोकसभा में 4 बिल इंट्रोड्यूस हुए थे, उनके फटाफट से नाम बता दो मेरे को क्या हुए थे। और उसके बाद 29 को वो लोकसभा में पास हो गए थे। और 12 अप्रैल 2017 को प्रेसिडेंट ने उस पर अपनी असेंट दे दी थी, यानी कि 12 अप्रैल 2017 को जीएसटी के 4 एक्ट बनकर के तैयार हो गए थे। लेकिन इंप्लीमेंट कब से हुआ था, 1/7/17 से हुआ था, क्योंकि डिजिटल पोर्टल तैयार करना था, इसलिए 1/7/17 से इसे इंप्लीमेंट किया गया था। पहली कंट्री कौन सी है, जीएसटी है को जो इंप्लीमेंट कर लिया था जिसने, वो थी फ्रांस। कब किया था, 1954 में किया था। यहाँ तक की बात समझ आ गई। वाह, मजा आ रहा है ना, पढ़ने में मजा आना चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए, बोरियत फील नहीं होनी चाहिए। और फटाफट से लगभग आधे पौने घंटे में हम बाकी और निपटा देंगे, तो हमारा सारा कंप्लीट हो जाएगा। पहला चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से हम करेंगे और एवरीथिंग हम पढ़ेंगे। इसके बाद अगर आप स्टडी मटेरियल को खोल के भी देख लोगे एक बार पहले चैप्टर के ऑनलाइन, आपको पता चलेगा कि सारा मैटर मोस्टली हमने हमारे नोट्स में ही कवर कर लिया। और साथ साथ याद भी करना है, अभी की अभी याद करना है, 2 बारी 3 बारी दोहरा लो। जब मैं ऐसी बकवास करता हूँ, लेक्चर से झाड़ता हूँ, तो जब तक अपना पिछला दोहरा लिया करो, ठीक है। मेरे को थोड़ी ना पता चल रहा है कि तुम कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो अगला कंसेप्ट हमारा टॉपिक क्या है, जब हमें जेनेसिस पता चल गया तो हमें क्या बताओ, कंसेप्ट ऑफ जीएसटी बताओ। जब हमने फीचर पढ़ लिए इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, यहाँ तक अभी फटाफट से मेरे को बता दो, जैसे हमने टैक्स पढ़ा, पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक क्या था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तीसरा टॉपिक क्या था, इसके फीचर थे, चौथा टॉपिक क्या था, जेनेसिस था। यही थे 4 टॉपिक जो हमने पहले चैप्टर में पढ़े हैं। रिवाइज हो रहे हैं, टॉपिक भी साथ साथ याद कर रहे हैं कि कौन एक के बाद कौन सा टॉपिक है, दूसरे के बाद तीसरा कौन सा टॉपिक है। सिमेट्री बनाई है हमने, मेहनत करी है, हल्के में ले रही होता। कंसेप्ट ऑफ जीएसटी क्या है, हमने बताया था कि हम इसको 3 भागों में पढ़ेंगे। 3 भागों में पढ़ेंगे। तुम क्या करना, नाम लिखना, और मैं एक्सप्लेनेशन के लिए समझाऊंगा, उसे अपनी शब्दों में उतार लेना, जैसे तैसे अपने शब्दों में उतार लेना, अपनी समझ के हिसाब से उसे उतार लेना कॉपी के अंदर। पहला है, ये क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स है। कंसेप्ट ऑफ जीएसटी, ये क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स है। दूसरा क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस चेन है टैक्स क्रेडिट का। ये कॉन्टिन्यूअस चेन है टैक्स क्रेडिट का। राइटिंग समझना है तो मैं बोल रहा हूँ, उस पर ध्यान देना, समझ में आ जाएगा। तीसरी बात है नो कास्केडिंग इफेक्ट। ये 3 ही बात लिखनी है, नो कास्केडिंग इफेक्ट। तो ये वैल्यू एडेड टैक्स है, कॉन्टिन्यूअस चेन है टैक्स क्रेडिट का, और इसमें कोई कास्केडिंग इफेक्ट नहीं होता। अभी समझाता हूँ ये तीनों क्या होते हैं, ऊपर से नहीं जाने चाहिए किसी भी सूरत में। तो पहले बात मैं अभी बताता हूँ, यह क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स है। वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब अभी बताता हूँ। कंसेप्ट ऑफ जीएसटी में हमको 3 बात पढ़नी है। वीसीएन क्या होता है, वीसीएन वैल्यू एडेड टैक्स। सी से क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट। और एन से क्या है, नो कास्केडिंग इफेक्ट। तो वीसीसी करके याद कर लो, वीसीएन करके याद कर लो, कैसे भी याद कर लो, हमें तो याद करने से मतलब है। जीएसटी हमारे खून में चला जाना चाहिए, बस हमें तो ये बात याद रखनी है। तो वैल्यू एडेड टैक्स क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स वैट, इससे पहले वैट लागू भी था। तो वैट ये एक तरीके का वैट है। कैसे है कि सिर्फ वैल्यू एडिशन जितना होता है
जितना वैल्यू एडिशन होता है, ऐसे हिंदी में लिख लो, जितना वैल्यू एडिशन होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो जितना वैल्यू एडिशन होता है उसी पर टैक्स लगेगा। लो, उदाहरण के बिना समझ में आते ही नहीं, उदाहरण के बिना हमें समझ में थोड़ी आ जाएगा। तो हमें उदाहरण चाहिए, हमें उदाहरण चाहिए, हमें उदाहरण चाहिए। उदाहरण ले लो, मान लो एक कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये, ठीक है, और उसने प्रॉफिट जोड़ा 150 रुपये का, प्रॉफिट ऐड किया 150 रुपये, तो उसके लिए टोटल कितना का कीमत हो गया 150 का, और वो उसके लिए सेलिंग प्राइस। और उसने बी को माल बेचा, मान लो रेट है जीएसटी का 10%, तो 10% के हिसाब से यहाँ पे कितना टैक्स बनेगा, टैक्स बनेगा 15। टोटल जो इनवॉइस वैल्यू होगा वो कितने का हो जाएगा 165। टोटल इनवॉइस वैल्यू कितना हो जाएगा 165। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? अब बात करते हैं बी की। हम ये कह रहे हैं कि सर बी को जो कॉस्ट पड़ा ना वो 150 रुपए का पड़ा, क्योंकि जो ये 15 रुपए टैक्स है ना, ये एडजस्टेबल टैक्स है, ये 15 रुपए साइड में लिख लेगा बी, एक बार के लिए बी क्या करेगा, इस 15 को साइड में रख लेगा। तो इसके लिए कॉस्ट कितनी हुई 150 हुई। अगर मैं बी के टैक्स को साइड में रख दूं तो कॉस्ट कितनी हुई 150 हुई। वैसे तो वो 165 में लाया, पर अगर मैं टैक्स को साइड में रख दूं, ये मेरे लिए क्या है, क्रेडिट है, तो मेरी कॉस्ट कितनी हुई 150। मान लो मैं प्रॉफिट ऐड करता हूँ 50 रुपये, प्रॉफिट क्या ऐड करता हूँ 50 रुपये ऐड करता हूँ, वैल्यू एडिशन कितना कर रहा हूँ 50 रुपये का कर रहा हूँ। 200 मेरे लिए क्या बड़ी कीमत। अब जीएसटी का रेट तो 10% है साहब, अगर मैं बेचूंगा तो टैक्स कितना लगाना पड़ेगा मेरे को 10%। 10% 200 का कितना हो गया 20 रुपये हो गया। तो मैं कितने में बेचूंगा, मान लो मैंने बच्चे सी को, तो मैं कितने में बेचूंगा 220 रुपये मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, 220 रुपये मेरे को क्या करना पड़ेगा, कलेक्ट करने पड़ेंगे, उससे लेने पड़ेंगे। तो मैं टैक्स जो ए को पे किया था, बी ने कितने रुपए का किया था 15 रुपए का किया था। टैक्स मैंने ए को कितने रुपए का पे किया था 15 रुपए का किया था। और मैंने सी से कलेक्ट कितने रुपए किए हैं 20 रुपए मैंने कलेक्ट करे हैं। ए से मैंने 15 का टैक्स मैंने पे करके आया हूँ, बी से और सी से मैंने 20 रुपए का टैक्स कलेक्ट करा है। अल्टीमेट सरकार को मैं क्या करूंगा 5 रुपए पे करूंगा बस, कि सर मैंने 20 रुपए कलेक्ट करे हैं, 15 रुपए मैं दे करके आया हूँ, मेरे से आप 5 रुपए लीजिए बस। ये जीएसटी का मतलब है। जीएसटी में 15 रुपए को बोला जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो मैं आज ही बता दूं, छठे चैप्टर का राज आज ही खोल देता हूँ। इसे क्या बोला जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। और ये 20 रुपए मेरे लिए रहेगी मेरी आउटपुट लायबिलिटी, 20 रुपए बी के लिए क्या रहेगी आउटपुट लायबिलिटी। सिमिलरली ए के लिए 15 रुपए क्या है आउटपुट लायबिलिटी, ए के लिए 15 रुपए क्या है आउटपुट लायबिलिटी। अगर इसके पास कोई आईटीसी नहीं है, अगर इसने ये प्रोडक्ट किसी से खरीदा नहीं है, तो 15 रुपए सरकार को दे दे, तो 15 रुपए ये सरकार को पे कर देगा। बात समझ में आ गई। बी क्या करेगा, बी सरकार को केवल 5 रुपए देगा। क्यों देगा बी सरकार को केवल 5 रुपए? बी कह रहा है जी 15 रुपए मैंने ए को दिए थे, 15 रुपए का मेरा टैक्स का बर्डन किस पर शिफ्ट हो गया था, ए पर शिफ्ट हो गया था, इसलिए शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ टैक्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि मेरा 15 रुपए अब ए सरकार को पे करेगा। सरकार को ए ने पे कर दिए थे, ए ने गवर्नमेंट को 15 रुपए पे कर दिए थे। और बी क्या कह रहा है कि 15 रुपए ए ने सरकार को दे दिए थे, मैंने टोटल कितना लिया है 20 लिया है, मैंने टोटल कितना लिया 20 लिया है, तो मैं सरकार को कितना दूं, मैं तो 5 ही दूंगा। तो मेरा आउटपुट माइनस मेरा इनपुट कितना होगा 5 ही दूंगा। और जितने लोग इस समय ट्रेनिंग पर होंगे या प्रैक्टिसिंग पर होंगे, मतलब काम कर रहे होंगे, वो कहेंगे ये तो बहुत आसान सी बात है, हमें पता है, पर काफी लोगों को नहीं पता रहती, इसलिए बता देता हूँ। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ तक का समझ में आ गया तो मेरे को एक बात कर लो कि बी ने वैल्यू एडिशन कितने रुपए का किया था, बी ने वैल्यू एडिशन कितने रुपए का किया था 50 रुपए का। सर 50 रुपए का वैल्यू एडिशन किया था, इसमें कोई दो नहीं है। टैक्स का रेट क्या था 10%, टैक्स का रेट था 10%। तो बी ने सरकार को कितना दिया 5 रुपए, और 50 रुपए का 10% कितना होता है सर 5 रुपए। वाह, वैल्यू एडिशन पर जितना टैक्स बना मैंने सरकार को उतना ही पे किया, बस। वैल्यू एडिशन पर जितना टैक्स बना मैंने सरकार को उतना ही टैक्स तो पे किया, इसलिए इसे वैल्यू एडेड टैक्स बोला जाता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा मामला कि जितना वैल्यू एडिशन करता जाऊंगा उस पर जो टैक्स बनेगा अल्टीमेटली वो ही पे करना है, टैक्स पर टैक्स पे नहीं करना। अगर मैं 165 पर ही मैं कॉस्ट प्राइस मान लेता तो फिर ये कितना आ जाता 50 रुपए जोड़ करके, तो ये कुछ ज्यादा आता। तो एक टैक्स पर टैक्स लग जाता, टैक्स पर टैक्स लग जाता तो क्या हो जाता कास्केडिंग इफेक्ट हो जाता। तो टैक्स पर टैक्स नहीं लगाना है, जितना टैक्स दे करके आए हो उसे साइड में लिख लो। साइड में लिखने का मतलब वो आपके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट है। और जितना ले रहे हो आगे से कलेक्ट कर रहे हो बेचने पर,
वो आपका आउटपुट लायबिलिटी हो गया 20 रुपए, और डिफरेंस ही आपको सरकार को पे करना है सिर्फ, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये वैल्यू एडेड टैक्स है। ओके, दूसरी बात हमने पढ़ी सी। सी का मतलब क्या है? ये कॉन्टिन्यूअस चेन है टैक्स क्रेडिट। अब इसे अपने हिसाब से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में लिख लो। तुम जब क्वेश्चन आएगा और हमें हिंदी में भी आता होगा तो हमारा दिमाग इतना तेज तो है कि हम उसे ठाके इंग्लिश में लिख देंगे। आता ही नहीं होगा तो हम कुछ नहीं लिख पाएंगे। तो कोई पूछ ले कि जीएसटी का कंसेप्ट समझाओ, तो कैसे समझाओगे? जीएसटी का मीनिंग लिख दोगे क्या, या उसके बेनिफिट लिख दोगे, उसके इंपोर्टेंस लिख दोगे, उसकी नीड लिख दोगे, ये चीजें लिख देंगे और क्वेश्चन पे लगेगा कांटा। कंसेप्ट में 3 बात बतानी है। ये क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स है। हाँ, मीनिंग दे सकते हो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है, मैं आगे बताऊंगा। दूसरी बात, ये क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स है। दूसरी बात क्या बोली थी? कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट है। और तीसरी बात क्या? नो कास्केडिंग इफेक्ट। तो कंसेप्ट में ये बताना है, तो क्वेश्चन ध्यान से देखना कि क्या दे रखा है। ओके, कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या है? वही मैं दोबारा से बात कर लेता हूँ। ए, बी और सी, ये 3 लोगों की बात करते हैं। ए ने मान लो 100 रुपए का उसका जो है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट था, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट है, और टैक्स का रेट 10% है, तो इसने मान लो 10 लगाया, 110 में बेचा। बी क्या कर रहा है? 10 रुपए को साइड में लिख लेगा। बी क्या करेगा? 10 को साइड में लिख लेगा। बी की कॉस्ट कितनी बनेगी? 100 रुपए की। बी ने प्रॉफिट ऐड किया 50 रुपए, ये हो गया 150, और टैक्स लगा दिया 10% के हिसाब से 15 रुपए। ठीक है, तो बी इस 10 का क्या ले लेगा? इसमें से क्रेडिट ले लेगा और सरकार को पे करेगा 5 रुपए। बी क्या करेगा? 10 रुपए का क्रेडिट ले लेगा, तो सरकार को कितने पे करेगा? 5 रुपए पे करेगा। बात समझ में आ गई क्या? तो बी ने क्या लिया? क्रेडिट लिया। बी ने क्या लिया? क्रेडिट लिया भाई, टैक्स क्रेडिट लिया, क्योंकि 15 रुपए का टैक्स कलेक्ट किया है। पर दे कितने रहे हो? 5 दे रहे हो। क्यों दे रहे हो? क्योंकि 10 किसको दिया है? ए को दिया है भाई, ए को 10 दिया है इसलिए। ओके, अच्छा, अब सी की बात कर लेते हैं। तो मैं कहूँ कि सी ने क्यों टैक्स लग करके आया 15, उसने साइड में रख लिया भाई साहब। सी की कॉस्ट कितनी है? सी की कॉस्ट कितनी है बताओ? 150, क्योंकि 15 तो मैंने साइड में रख दी, तो सी की कॉस्ट है 150। ओके, सी का कोई रिश्तेदार आ गया, मेरे जैसा कोई रिश्तेदार आ गया सी का, मैंने बोला पैसे नहीं कमाने मेरे से, मेरे को जितने में लाया उतने में दे, मेरे को नहीं पता। उसने 150 रुपए में बेच दिया, पर बोला भाई टैक्स तो लगाना पड़ेगा ना, टैक्स तो मेरे को लगाना पड़ेगा, टैक्स तो मेरे को लगाना पड़ेगा दोस्त, ये तो नियम है। दोस्ती अपनी जगह और नियम अपनी जगह। तो इसकी आउटपुट कितनी बनी? 15। वाह, 15 ही आउटपुट, 15 ही क्रेडिट। क्रेडिट पड़ा है मेरे पास 15 का, तो मैं क्या कर लूंगा? 0। मैं सरकार को रुपये नहीं देता, जा कर ले जो करती है। मैं 15 दे के आया हूँ, जो 15 मैंने मेरे रिश्तेदार से लिया वो तो मैं रखूंगा, तो मैं सरकार को 1 रुपया भी नहीं दूंगा। मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? बी ने क्रेडिट अवेल करा। बी ने कितने रुपए का क्रेडिट अवेल करा? 10 रुपए का। सी ने कितने रुपए का क्रेडिट अवेल कर लिया? 15 रुपए का। अपनी आउटपुट लायबिलिटीज में से जितना पीछे पे करके आते हैं उससे एडजस्ट कर लेते हैं, उसे माइनस कर लेते हैं, इसलिए इसे बोला जाता है कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट। समझ में आ गया क्या? तीसरी बात है नो कास्केडिंग इफेक्ट। ये आखिरी बात है इस टॉपिक की, नो कास्केडिंग इफेक्ट। अब देखो अगर इस उदाहरण में ये तो मेरे को ये चलाना नहीं आता ना, कोई बात नहीं, सीख लेंगे धीरे धीरे। मान लो कि मैं बोलता कि ये 10 रुपए साइड में मत रख, 10 रुपए साइड में मत रख, तो यहाँ पे क्या आ जाता? 110 आ जाता। 110 आता तो 50 रुपए जोड़ता तो 160 आता। इस 110 रुपए में 10 रुपए वो भी है जो वो टैक्स दे करके आए, और उस टैक्स पर जब वो टैक्स कलेक्ट करता तो टैक्स कितना कलेक्ट करता? 16 रुपए कलेक्ट करता। तो इस 16 में 1 रुपया ज्यादा कलेक्ट कर लिया, और ये 1 रुपया उस 10 रुपए पर ही 10% है। ये 1 रुपया उस 10 रुपए पर ही 10% है जो ए को दे करके आया है। देखो समझ में आ रही है क्या बात को? समझ में आ रही है बात को? ए को जितना मैंने टैक्स दिया है, अगर मैं उसको अपनी कॉस्ट बना लूंगा तो मेरा जो टैक्स आएगा उस टैक्स के अंदर उस पर भी 10% लग जाएगा जो मैं ए को दे करके आया हूँ। मेरी बात समझ में आ गई? जीएसटी के अंदर अगर ऐसा हो जाता तो इसे बोलते कास्केडिंग इफेक्ट। इसे क्या बोला जाता है? कास्केडिंग इफेक्ट। यानी टैक्स के ऊपर जब टैक्स लग जाए, जब टैक्स आपकी कॉस्ट का पार्ट बन जाए, इंग्लिश में लिखवा देता हूं या हिंदी में लिख लो, जब टैक्स
कोस्ट का पार्ट बन जाए तब क्या होता है? जब टैक्स कोस्ट का पार्ट बन जाता है तो क्या होता है? टैक्स पर तब टैक्स पर टैक्स लगता है, टैक्स पर टैक्स लगता है, टैक्स पर टैक्स लगता है, और इट इज कॉल्ड कास्केडिंग इफेक्ट। अब मेरे को अपनी बुद्धिमत्ता से बताओ कि जीएसटी में कास्केडिंग इफेक्ट क्यों नहीं है, और मुझे लगता है कि तुम्हें इसका आंसर देना चाहिए, तो बोल बोल कर आंसर दो कि क्यों नहीं है। क्योंकि क्या है? टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है, टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है, टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है, इसीलिए कोई भी कास्केडिंग इफेक्ट नहीं होता जीएसटी के अंदर, कोई भी कास्केडिंग इफेक्ट जीएसटी के अंदर नहीं होता। और जब हम अपने ज्ञान में वृद्धि करेंगे, भविष्य में दूसरे चैप्टर्स में जाएंगे, तो एक छोटा सा पॉइंट रहेगा जो मैं बताऊंगा बाद में, जहां पर जीएसटी में भी थोड़ा बहुत टैक्स में कास्केडिंग इफेक्ट आता है। ये जब यूटिलाइजेशन की बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कास्केडिंग है। अब अभी के लिए ये समझना है, कंसेप्ट में नो कास्केडिंग इफेक्ट है, कंसेप्ट में अभी हमने क्या समझना है कि कोई कास्केडिंग इफेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर इसमें टैक्स क्रेडिट अवेलेबल हो जाता है, जिसकी वजह से टैक्स कोस्ट का पार्ट नहीं बनता, और जब टैक्स कोस्ट का पार्ट नहीं बनता तो टैक्स पर टैक्स नहीं लगता, और जब टैक्स पर टैक्स नहीं लगता तो क्या नहीं होता? कास्केडिंग इफेक्ट नहीं होता। तो हमारा टॉपिक समाप्त हो गया। फटाफट से बताओ, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? बैकग्राउंड ऑफ टैक्सेस पढ़े थे, और टैक्स में फिर हमने दो पढ़े थे, डायरेक्ट पढ़े थे और इनडायरेक्ट पढ़े थे। इनडायरेक्ट में हमने इनडायरेक्ट के फीचर पढ़े थे, इनडायरेक्ट में फीचर के बाद हमने पढ़ा था जेनेसिस पढ़ लिया था, और जेनेसिस के बाद हमने पढ़ लिया कंसेप्ट। ठीक है सर, अगला टॉपिक पढ़ाओ। फालतू की यहाँ पे टाइम खोज ना करो, अगला टॉपिक पढ़ाओ, क्योंकि हमारे पास अभी ज्यादा समय नहीं है। नीड क्या है? नीड क्या है? ठीक है, नीड क्या है? फटाफट से तीन बातें लिखेंगे। नीड क्या है? टू रिमूव मल्टीपल टैक्स। पर्पस, मेन पर्पस नहीं लिखवाए थे मैंने, सबसे पहले तो बताई थी। नीड बताओ यार। टू रिमूव मल्टीपल टैक्सेशन, टू इंट्रोड्यूस वन नेशन वन टैक्स, और टू रिमूव कास्केडिंग इफेक्ट। बस ये क्या इसकी नीड है? ये क्या इसकी नीड है? देखो, नीड का मतलब होता है जरूरत क्या है। एग्जिस्टिंग में कोई ना कोई डेफिशिएंसी रहेगी, एग्जिस्टिंग सिस्टम में कोई ना कोई खामियां रहेगी। वो खामियां जब मैं तुमको बता दूंगा तो तुम्हें पता चलेगा कि नीड क्यों आई, नीड अराइज क्यों हुई। तो मैं वो खामियां तुमको फटाफट से एक लाइन में बता देता हूँ। एक चैन बना लेते हैं। देखो, जब होता था इंपोर्ट, मान लो एक मैन्युफैक्चरर है, तो वो रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करता है, उस रॉ मटेरियल को वो प्रोसेस करके क्या करता है? मैन्युफैक्चरिंग करता है गुड्स का। जब मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो क्या करेगा? उसको वो होलसेलर को सेल करेगा, होलसेलर को क्या करेगा? वो उसको सोल्ड करेगा, और होलसेलर किसको बेचेगा? रिटेलर को। बात समझ में? रिटेलर किसको बेचेगा? कंज्यूमर को बेचेगा। मेरी राइटिंग गंदी है पर मैं समझा सकता हूँ, अच्छा ऐसी बात नहीं है, तो तुम मेरी राइटिंग पे टिप्पणी ना करना कोई। वैसे कर भी नहीं सकते क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव क्लास पे है। इंपोर्ट पर क्या लगता था? कस्टम ड्यूटी। आज भी लगती है सर, आज भी लगती है, आज भी लगती है, अभी देखते हो तो कस्टम ड्यूटी लगती है। मैन्युफैक्चरिंग पर लगती थी एक्साइज ड्यूटी। मैन्युफैक्चरिंग पर क्या लगती थी? एक्साइज ड्यूटी लगती थी सर। मैन्युफैक्चरिंग पर लगती थी एक्साइज ड्यूटी, मैन्युफैक्चरिंग पर लगती थी एक्साइज ड्यूटी। ओके ओके ओके। यहाँ पर लगता था वेट, और रिस्पेक्टिव स्टेट का। और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल जा रहा है, यानी कि इंटर स्टेट हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर माल जाता था, तो क्या लगता था? सीएसटी। ओके, सेंट्रल सेल टैक्स। सीएसटी का मतलब है सेंट्रल सेल टैक्स, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का होता था, लगाती स्टेट थी, होता सेंट्रल गवर्नमेंट का था। रिटेलर जब बेचेगा तो वो क्या लगेगा? वेट लगेगा, लोकल वेट। बात समझ लगी? अब देखो प्रॉब्लम क्या है। कस्टम ड्यूटी लगाती कोई बात नहीं, सरकार के पास चली जाती है, ठीक है, वो इसकी कॉस्ट बन जाती है क्योंकि उसका क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता। एक्साइज ड्यूटी क्या क्या होता था कि सिर्फ मैन्युफैक्चरर को फायदा होता था, मैन्युफैक्चरर उस पर एक्साइज ड्यूटी पे करेगा, और जब वो होलसेलर को बेचेगा तो होलसेलर के लिए एक्साइज ड्यूटी उसका कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। होलसेलर के लिए एक्साइज ड्यूटी उसका कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, उस पर होलसेलर को कोई टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता था। हाँ, वेट का क्रेडिट अवेलेबल होता था, जब होलसेलर रिटेलर को बेचता था तो वेट का क्रेडिट मिलता था।
होलसेलर जब रिटेलर को बेचेगा तो वैट लगाएगा, और रिटेलर जब कंज्यूमर को बेचेगा तो क्या लगाएगा, वैट लगाएगा। लेकिन एक्साइज ड्यूटी का कोई भी क्रेडिट नहीं मिलता था, तो ये क्या हो जाता था, कॉस्ट का पार्ट बनता था। कॉस्ट का पार्ट बनता था तो सर टैक्स पर क्या लगता था, टैक्स लगता था, और जब टैक्स पर टैक्स लगता था तो कास्केडिंग इफेक्ट जनरेट होता था। दूसरी चीज सर्विस टैक्स, यानी कि गुड्स पर तो क्या लगता था, वैट, गुड्स पर क्या लगता था, वैट, और सर्विसेज पर क्या लगता था, सर्विस टैक्स। वाह, ये अलग ही मौत है। सर्विस टैक्स अपने आप में एक अलग ही जंजाल था। सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, वैट लगाती थी रिस्पेक्टिव स्टेट। और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक स्टेट से जब मैं दूसरे स्टेट में कोई काम करता हूँ तो लगाते थे सीएसटी, तुम तो जीना आराम कर दो। वैट भी, सर्विस टैक्स भी, सीएसटी भी, एक्साइज ड्यूटी भी, ऊपर से ऑक्ट्रॉय, फ्रेट, चुंगी टैक्स अलग से, ये अलग चीजें होती थी। कुछ कुछ स्टेट्स में होती थी, कुछ कुछ स्टेट्स में नहीं होती थी। बात को समझ में आ रही है? हम क्या चाहते हैं, सबको मिला करके एक टैक्स कर देना चाहते हैं सर। एक जैसे डायरेक्ट टैक्स है इनकम टैक्स, ऐसे एक इनडायरेक्ट टैक्स कर दो, जीएसटी, बस। तो हमारा ये मकसद था, ये जरूरत थी, तीन चीजों की जरूरत थी जो मैंने ऊपर बता दी। मल्टीपल टैक्सेस को समाप्त करना चाहते थे, वन नेशन वन टैक्स को इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, और कास्केडिंग इफेक्ट को रिमूव करना चाहते थे। ये थी सर नीड। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या? फटाफट से मेरे को अभी तक जितना टॉपिक करे हैं सीरियल में बताओ कि हमने सबसे पहले कौन सा टॉपिक करा, दूसरे नंबर पे कौन सा करा, बोलना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तीसरे नंबर पे कौन सा टॉपिक करा, चौथे पे कौन सा करा, पांचवे पे, और टॉपिक कितने कर लिए मैं तो खुद भूल गया। छठे पे नीड, हमने छठा टॉपिक निपटाया नीड वाला, नीड फॉर जीएसटी। ओके, सातवां है सर बेनिफिट ऑफ जीएसटी। हमें क्या बता दो, अब हमें जरूरत भी समझ में आ गई तो अब इसका फायदे बताओ। हमको नहीं पता, जरूरत समझ में आ गई तो क्या बताओ, इसके फायदे बताओ। बेनिफिट ऑफ जीएसटी क्या है, बेनिफिट ऑफ जीएसटी क्या है? ओके, बेनिफिट ऑफ जीएसटी में मैंने लिखवाया था MICE, माइस, माइस मैंने माउस, चूहा, माइस, ये 4 पॉइंट है जिससे हम क्या करेंगे, इसके बेनिफिट्स को करेंगे। बेनिफिट्स को करेंगे हम इन 4 टॉपिक से। सबसे पहला है मिटिगेशन ऑफ इल इफेक्ट ऑफ कास्केडिंग। देखो पॉइंट लिख लो, और अब इसमें क्या करना, 2-3 लाइनें छोड़ करके मिटिगेशन ऑफ इल इफेक्ट ऑफ कास्केडिंग। समझ तो गए होंगे कि कास्केडिंग इफेक्ट को हमको खत्म करना था। ये उसका एक बेनिफिट है, जिससे क्या था कि मिटिगेशन ऑफ इल इफेक्ट हो जाता है। ये जीएसटी के बेनिफिट है। जीएसटी से कास्केडिंग इफेक्ट कैसे खत्म होता है, इसके बारे में 3 लाइन आप लोग खुद से लिखनी है, मैं नहीं लिखूंगा। हिंदी बनाओ, टॉपिक को समझ रहे हो, प्रैक्टिकली अप्रोच तुम अप्लाई भी कर रहे होगे आज के समय में, तो तुम्हें बताना कि कैसे जीएसटी से कास्केडिंग इफेक्ट खत्म होता है। अपनी अपनी भाषा में लिख सकते हो। पॉइंट मैंने दे दिया, पॉइंट का नाम यही रखना, कभी पॉइंट अपनी भाषा में कर दो तो पॉइंट का नाम यही रख के 3 लाइन में छोटे सी पॉइंट मेंशन कर दो कि कैसे कास्केडिंग इफेक्ट खत्म होगा। ये बात तुमको खुद से बतानी है। उसके बाद इंक्रीजिंग रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। जीएसटी से क्या होगा, गवर्नमेंट के रेवेन्यू में इजाफा होगा। और हम देख भी रहे हैं कि हर महीने गवर्नमेंट के रेवेन्यू में इजाफा होता है। क्यों होता है? पहले मल्टीपल टैक्सेस थे, तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी। जीएसटी में सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स लगाएगी, लेवी भी करेगी, कलेक्ट भी करेगी, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है यूनियन में और स्टेट में। हम अभी आगे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। इसमें केवल इतना लिखना है कि हम गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है इससे इंक्रीज होता है, ये इसका बेनिफिट है। इसे तुम खुद एक्सप्लेन करोगे 2-3 लाइनों में, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आसान है। तो जब तुम कर रहे हो साथ साथ अभी की अभी कर लो, पॉज करके साथ साथ 2-2, 3-3 लाइन दोनों पॉइंट्स पर तुमको लिखनी है, और समझदार हो, अभी तक जितना पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग बना करके लिखना है। तीसरी बात क्या है हमारे पास, क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट। हाँ यही होगा, सारा याद करके आया हूं मैं अपना होमवर्क, ऐसे नहीं पढ़ा रहा मैं, याद करके आया। तो क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट, ये लिखना, क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट, यानी कि अब क्या होगा, जहां जाओ वहां जीएसटी, जिस स्टेट में जाओ वहां जीएसटी, एक जैसा रेट होगा, चाहे वो इंटर स्टेट सप्लाई हो, चाहे वो इंट्रा स्टेट सप्लाई हो, स्टेट टू स्टेट हो या दूसरे स्टेट में, परेशानी खत्म हो गई।
एक जैसा टैक्स, हर इनवॉइस पर एक जैसा टैक्स देखने को मिलेगा जो कि जीएसटी होगा। ठीक है, तो इसलिए क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशन मार्केट यानी कि वन नेशन वन टैक्स का हमारा सपना इससे पूरा होता दिख रहा है, इसलिए ये किसका बेनिफिट है, जीएसटी से। और फिर है एलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल टैक्स। वाह 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 वाह, एलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल टैक्स, इसके बारे में लिखोगे और यहाँ पे लिस्ट लिखना कि कौन कौन से टैक्स खत्म हो गए, कौन कौन से टैक्स खत्म हो गए। हाँ, और ये तुम खुद लिखोगे, मैं नहीं बताऊंगा सारी बातें, फिर तुम कुछ करोगे नहीं। वैसे तो मैंने बोला था कि क्लास के बाद कुछ करना भी नहीं है, पर कोई बात नहीं। कौन कौन से टैक्स जो है खत्म हो गए, एक्साइज टैक्स, स्टेट के कुछ टैक्स खत्म हो गए, वो सारा देख करके लिख लेना। एलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल टैक्स में कि मल्टीपल टैक्सेस को समाप्त किया गया जीएसटी के कारण, ये इसका बेनिफिट है। तो माइस एम से क्या है, मिटिगेशन ऑफ इल इफेक्ट ऑफ कास्केडिंग। आई से क्या है, इंक्रीजिंग रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशन मार्केट सी से, और ई से क्या है, एलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल टैक्सेस। आईटीआर विंस अगर मैं बोलूंगा तो फटाफट से बता दोगे मेरे को, आईटीआर विंस मैं बोलूंगा तो फटाफट से बता दोगे। वीसीएन मैं बोलूंगा तो क्या है, वो कंसेप्ट है। वीसीएन क्या है, कंसेप्ट है, वैल्यू एडेड टैक्स। सी से क्या था, कंटीन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट, और एन से क्या था, नो कास्केडिंग इफेक्ट। ऐसे जब मैं एमआईसीई बोलूंगा तो बता दोगे मेरे को याद करके फटाफट से कि एमआईसीई क्या था हमारे पास, बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी था। वाह सर, खुद को ये अप्रिशिएशन खुद ही करना पड़ता है। और अगर तुमको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, ठीक है, कमेंट भी कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं तो खुद को अप्रिशिएट करता रहूंगा, मेरा तो क्या है। तो ये हमारा बेनिफिट का टॉपिक था। आखिरी टॉपिक आज के लेक्चर का एक हमारे पास है, कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने क्या क्या पढ़ा दिया, नीड मैंने सारे पढ़ा दिए क्या, चलो मैं ये रिवाइज कर लेता हूँ फटाफट से। तुम टैक्स, टैक्स के बाद हमने कौन से पढ़े, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट के बाद इनडायरेक्ट के फीचर, फीचर के बाद हमने क्या पढ़ा था, जेनेसिस। जेनेसिस के बाद हमने क्या पढ़ा, कंसेप्ट। कंसेप्ट के बाद हमने पढ़ा था नीड, और फिर हमने क्या पढ़ा, बेनिफिट। वाह, तो 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 के साथ हमारे कंसेप्ट निपटे। और अब हम 8वें कंसेप्ट पर आ रहे हैं, जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, और ये आखिरी है। फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी हम अगले लेक्चर में कर लेंगे, वो थोड़ा प्रैक्टिकल है, तो उसे अगले लेक्चर में निपटा लेंगे। 10 मिनट का ये है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, और इसे निपटा करके पहला चैप्टर अच्छी तरह से ये तुमको याद हो गया। अगले 10 दिन है, तुम ये नोट्स को एक बार पढ़ करके क्लास में आ जाओगे। मेरी क्लास में आने से पहले, अगले लेक्चर को लगाने से पहले एक बार इनका रीडिंग ले लोगे, अगला लेक्चर तुम्हारा स्मूथली जाएगा, तुमको कोई दिक्कत अगले लेक्चर में नहीं आने वाली है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, 7th शेड्यूल। अच्छा, उससे भी पहले मैं एक बात बताऊं, हमारे संविधान में आज के समय में पार्ट है 25, आर्टिकल है, आज की बात कर रहा हूँ मैं, आज की बात कर रहा हूँ, आर्टिकल है 470, और शेड्यूल कितने हैं, 12। जब ये बना था 26 नवंबर, क्योंकि मैं चलो बाद में बताऊंगा, मेरे लिए खास तारीख है ये, 26 नवंबर 1949 को ये बना था। ओरिजिनल हुआ था, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को। हाँ, लागू हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कब हुआ था, रिपब्लिक डे मनाते हैं 22 जनवरी, सॉरी 26 जनवरी 1950। तो ये जनरल नॉलेज की बात है, पता होनी चाहिए। तो उस समय जो था, ओरिजिनली 22 पार्ट थे, 395 आर्टिकल थे, और 8 शेड्यूल थे। इन्हीं 12 शेड्यूल की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसमें 7th शेड्यूल है। 7th शेड्यूल क्या बोलते हैं, 3 लिस्ट है सर हमारे पास, जितने भी मैटर है, ऑल मैटर्स 3 जगह विभाजित करती है। ये बात तो पता ही होगी आपको, पर पढ़ाना मेरा धर्म है, इसलिए मैं बताऊंगा। यूनियन, स्टेट, कंकरेंट, ये लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट नंबर 1, लिस्ट नंबर 2, और लिस्ट नंबर 3। यूनियन, स्टेट और कंकरेंट
तीन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंक्लूजन लिस्ट। यूनियन पर जो मैटर है, यूनियन लिस्ट में जो मैटर है उसमें जो लॉ बनाएगा वो बनाएगा सर पार्लियामेंट। और फटाफट से बताओ पार्लियामेंट में कौन कौन आता है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। स्टेट लिस्ट के जो है मैटर्स उन पर लॉ को बनाएगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उस पर कानून बनाएगी। और कंकरेंट लिस्ट में कौन बनाएगा? दोनों बना सकते हैं। कोई भी मैटर कंकरेंट लिस्ट में है तो स्टेट चाहे तो उस पर कानून बना सकती है अपने स्टेट के लिए, और पार्लियामेंट चाहे तो नेशन के लिए उस पर कानून बना सकती है। पार्लियामेंट जो कानून बनाती है वो होल और पार्ट ऑफ इंडिया पर लागू होता है, यानी कि उस पूरे इंडिया पर लागू होता है, और किसी हिस्से के लिए कानून बनाएगी तो उस हिस्से पर लागू होगा, एनी स्टेट। और जब स्टेट होता है तो वो स्टेट बाउंड्री पर लागू होता है। हरियाणा है तो हरियाणा पर लागू होगा, दिल्ली है तो दिल्ली, यूनियन टेरिटरी है तो यूनियन टेरिटरी पर लागू होगा। ऐसे ही वो अपनी स्टेट बाउंड्री पर आएगा, स्टेट और यूनिटी दोनों आगे। कंकरेंट लिस्ट पर अगर स्टेट ने बनाया तो स्टेट में लागू होगा, यूनियन ने बनाया तो नेशन पर लागू हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। अभी ये बात थी बेसिक बात। इस टॉपिक को समझाने से पहले मुझे बताना जरूरी था, हमारा आखिरी टॉपिक आज का है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। हम करेंगे अगले लेक्चर में, हम फ्रेमवर्क को निपटाएंगे, और अगले लेक्चर में थोड़ा प्रैक्टिकल होगा तो इसमें मजा नहीं आएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है? और ये बेस तैयार हो रहा है। एक बार ये बेस तैयार हो गया तो फिर जीएसटी तो निकल जाएगा, चिंता ही नहीं करो। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में आर्टिकल कितने हैं टोटल? 470 आर्टिकल है सब। हमें कौन कौन से आर्टिकल पढ़ने हैं जीएसटी से संबंधित? देखो, इसको इसी सीरीज में एक बार लिख लो। सॉरी, 265, 265, इसी सीरीज में लिखना जैसे मैं लिख रहा हूँ। 245, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ ना, चलो एक बार ये लिख देता हूँ फिर दोबारा रिवाइज करा दूंगा। 245, 246, 246, 246A, 269A, यहाँ पे 265 है, फिर मैं गलती कर देता हूँ। 265, 245, 246, 246A, 269A, 269A और 279A। ऐसे एक ब्लॉक बनाना है, मतलब आपको सारे काम करेंगे, सब कुछ पढ़ के मानेंगे हम। एक ब्लॉक तो ये है हमारे पास। कितने सेक्शन, कितने आर्टिकल हो गए? मैं सेक्शन बोल रहा हूँ, आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद, शेड्यूल का मतलब होता है अनुसूची। मेरी हिंदी भी स्ट्रॉन्ग है। तो 265, 245, 246, 246A, 269A और 279A। 269 है ये, 269A है, एक बार मैं देखूं। 269A है, हाँ 269A है और 279A है। एक पार्ट में हमको देखने हैं ये ऐसे कर लो, और एक पार्ट में हमको देखना है 366 12A, 366 26। बस ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हमको करने हैं। 10 मिनट का और रह गया हमारा लेक्चर। 10 मिनट में बाद अपने को ओवर करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की मैं बात कर रहा हूँ। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में हमारे पास गिनती के कितने आर्टिकल हमको जीएसटी से संबंधित करने हैं? 1 2 3 4। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में नाम आते हैं, इसलिए हमें नाम याद करने हैं। ये मत बोलना कि सब नाम याद नहीं करने, और नाम याद करना बहुत आसान है, फटाफट से दोहराना है। कैसे दोहराना है? 265, फिर 45 46 46 ए 265, 45 46 46 ए 265, 45 46 46 ए, फिर 269A और 279A, 269A 279A। तो ये 6 आर्टिकल हो गए। और फिर 366 के 2, 12A और 26A, ये कैपिटल ए है, 12A और 26A। तो मेरे को लगता है कि ये थोड़ा आसान है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्टिकल 265, और फिर एक समरी छोटी सी दे दूंगा, पहले मैं बता देता हूँ। 265 लिखना है, नो टैक्स शैल बी लेविड और collected except authority of law no tax shall be levied or collected except authority of law।
मतलब क्या सर? संविधान का आर्टिकल 265 साफ साफ ये बात बोलता है, संविधान का आर्टिकल 265 साफ साफ ये बात बोलता है कि जब तक एक लॉ ना बनाया जाए बिना कानून के, बिना कानून की ताकत के, आप जो है टैक्स ना तो लगा सकते, ना इकट्ठा कर सकते, ना लगा सकते ना निकलवा सकते। सीधी सी बात है कि कानून बताओ, कौन से कानून में तुम मुझसे जीएसटी ले रहे हो? इसलिए वो जीएसटी एक्ट बनाए थे, और जीएसटी एक्ट बनाने के लिए भी पावर चाहिए, जीएसटी एक्ट बनाने के लिए पावर चाहिए। वो पावर के लिए क्या किया गया था? कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था। कौन सा अमेंडमेंट मिलता है? 122। एक्ट कौन सा बन गया था? 101 बन गया था। बात समझ में आ गई? तो आर्टिकल 265 सिंपल सी बात करते हैं, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ। सिंपल सी बात क्या करते हैं? आर्टिकल 265 सिंपल सी बात करते हैं। ओके, 245 क्या बोलते हैं? आर्टिकल 245 क्या बोलते हैं? पावर देता है ये, पावर ऑफ मेकिंग लॉ। अभी बात करिए पावर ऑफ मेकिंग लॉ, ओनली लॉ। कौन से लॉ? एवरी लॉ, चाहे टैक्स से संबंधित हो चाहे टैक्स से संबंधित ना हो। तो पावर ऑफ मेकिंग लॉ क्या होता है? 245। 245 क्या बोलते हैं? 245 बोलते हैं कि यूनियन लिस्ट वाले पे कौन बनाएगा? पार्लियामेंट कानून बनाएगी, पावर देते हैं पार्लियामेंट को। और स्टेट लिस्ट वाले मैटर्स पर कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। ओ सॉरी, स्टेट लिस्ट, मैं भी ना। तो स्टेट असेंबली, एक मिनट, चल नहीं रहा क्या? चल गया। हाँ, पार्लियामेंट बनाएगी यूनियन लिस्ट पर, और स्टेट लिस्ट में जितने मैटर्स हैं उन पर कौन बनाएगी? स्टेट गवर्नमेंट कह लो या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कह लो, कानून बनाएगी। पावर दे रहा है ये, कौन सा आर्टिकल पावर दे रहा है? 245। 7 शेड्यूल में सिर्फ क्या कर रखा है? 7 शेड्यूल में मेंशन है, लिस्ट मेंशन है, यूनियन लिस्ट, सेकंड लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। उन लिस्ट में कौन कौन से मैटर्स है वो 7 शेड्यूल में लागू मेंशन है। और पावर कौन देता है? 245 आर्टिकल देता है। और कंकरेंट में कानून कौन बनाएगा? दोनों। और किसी मैटर पर अगर पार्लियामेंट ने भी कानून बना दिया और स्टेट ने भी कानून बना दिया, तो आपको पता है बाप कौन है? कौन प्रिवेल करेगा? पार्लियामेंट प्रिवेल करेगी, पार्लियामेंट प्रिवेल करेगी। अगर दोनों ने ही किसी सेम मैटर पर जो कंकरेंट लिस्ट पे है, दोनों ने ही अगर कानून बना दिया तो पार्लियामेंट प्रिवेल करेगी। हाँ, पर्टिकुलर स्टेट में वो स्टेट प्रिवेल करेगा, जिस स्टेट ने उसे बनाया होगा उस मैटर पर, उस स्टेट में तो वो स्टेट ही प्रिवेल करेगा। तो आर्टिकल 243 समझ में आ गया, और 265 भी समझ में आ गया सर। 265 क्या बोलते हैं कि जब तक अथॉरिटी ऑफ लॉ ना हो आप टैक्स नहीं लगा सकते। 245 क्या बोलते हैं? सर पावर देते हैं पार्लियामेंट को यूनियन पे, स्टेट को स्टेट लिस्ट पर। ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके, तो 246 क्या कहते हैं सर? 246 क्या कहते हैं? 246 देते हैं पावर ऑफ लेविंग ऑफ टैक्स, यानी टैक्स लगाने की पावर देते हैं। पावर ऑफ लेविड ऑफ टैक्स, टैक्स लगाने की पावर देते हैं 246 आर्टिकल। वो कानून बनाने की पावर देते हैं। 245 कानून बनाने की पावर देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। और 246 क्या देते हैं? टैक्स लगाने की पावर देते हैं, टैक्स लगाने की पावर, टैक्स लगाने की पावर देता है 246। वही बात है, पार्लियामेंट किन मैटर्स पर टैक्स लगाएगी? जो यूनियन में होंगे, यूनियन लिस्ट में होंगे। स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट लिस्ट में होंगे, और जो कंकरेंट लिस्ट है उस पर कौन टैक्स लगा सकते हैं? दोनों। दोनों ने टैक्स लगा दिया तो प्रीवेल कौन करेगा? पार्लियामेंट। सिंपल सी बात है। तो अभी तक हमने जो सेक्शन आर्टिकल पढ़े, आर्टिकल 265 क्या बोलता है कि जब तक अथॉरिटी ऑफ लॉ ना हो टैक्स नहीं लगाया जाएगा। 240 ये 265 बोलते हैं। 245 क्या बोलते हैं कि कानून बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास, स्टेट के पास कैसी कैसी है। और 246 टैक्स लगाने की पावर देता है पार्लियामेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। बात समझ आ गई? फिर है 246 ए का मतलब समझते हो? अमेंडमेंट, यानी कि जब हमने अमेंडमेंट किया था तो इस आर्टिकल को हमने ऐड किया था। कौन से में ऐड किया था? 122 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में, और वो बना क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन गया था। तो 246 ए आर्टिकल क्या कहते हैं? ये दो बात बोलते हैं सर, दो बात बोलते हैं। एक तो ये बोलते हैं गिव्स पावर
to Parliament, gives power to Parliament to make GST laws on interstate supplies। अभी समझ नहीं आएगा, मैं बताऊंगा इसके बारे में। कहने का मतलब यह है कि जो एक स्टेट से जो भी सप्लाई होगा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, उस पर आपको सबको पता है, नहीं भी पता तो मैं बता देता हूँ, IGST चार्ज होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या होता है, जो भी ट्रांजैक्शन होता है उस पर जो कानून बनते हैं IGST एक्ट, वो किसने बनाया होगा? अब मेरी बात समझ में आ गई होगी, वो किसने बनाया होगा? पार्लियामेंट ने। यानी कि आर्टिकल 246A पार्लियामेंट को पावर देती है कि इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस पर जो GST लगेगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर माल जाने वाले पर जो GST लगेगा, उस पर कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी कि स्टेट बनाएगी? पार्लियामेंट बनाएगी। आर्टिकल 246A ने साफ साफ ये बात बोली। इसी आर्टिकल ने दूसरी बात भी बोली, 5 गुड्स पर GST तब लगेगा जब GST काउंसिल रिकमेंड करेगी। 5 गुड्स पर GST तब लगेगा जब GST काउंसिल क्या करेगी? रिकमेंड करेगी। यानी कि एक्ट बनते ही उन 5 गुड्स पर आप GST नहीं लगा सकते। जो ऑलरेडी टैक्स चल रहा है वही टैक्स उन पर लगेगा, जो ऑलरेडी टैक्स चल रहा है वही लगेगा। वो 5 गुड्स कौन कौन से हैं और आप सबको उनके नाम पता होने चाहिए। पहला है क्रूड ऑयल, ठीक है। दूसरा है हमारे पास हाई स्पीड डीजल। तीसरा है हमारे पास पेट्रोल, हम इसे मोटर स्पिरिट भी बोलते हैं। मोटर स्पिरिट भी बोलते हैं। चौथा है नेचुरल गैस, लिखते चले जाओ, नेचुरल गैस। और पांचवा है एविएशन टरबाइन फ्यूल। एविएशन टरबाइन फ्यूल किसे बोलते हैं? जो एरोप्लेन में यूज होता है, जो फ्यूल एयरप्लेन में यूज होता है जनरली, उसे एविएशन टरबाइन फ्यूल बोलते हैं। तो क्रूड ऑयल, हाई स्पीड डीजल, यानी कि डीजल, पेट्रोल, कच्चा तेल, उससे 2 चीजें बनती है, डीजल बनता है और पेट्रोल बनता है। फिर गैस, नेचुरल गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल। तो ये 5 गुड्स है सर। इस पर GST कब लगेगा? जब GST काउंसिल रिकमेंड करेगी। कहां लिखा है? आर्टिकल 246A में लिखा है। गलती करते हैं इसमें लोग। आर्टिकल 246A में 2 बातें लिखी है। 246A अमेंडेड आर्टिकल है और 2 बातें बोलते हैं कि पार्लियामेंट इंटरस्टेट पर लगने वाले GST कानून बनाएगी, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन पर लगने वाले GST कानून बनाएगी। और 5 गुड्स पर GST तब लगेगा जब GST काउंसिल भविष्य में कभी रिकमेंड करेगी, तब हम इस पर आप GST लगाना, अभी मत लगाना। वो कौन कौन से 5 गुड है? क्रूड ऑयल, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल। इसलिए आप कभी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल डलवाना, उसके बिल में देखना, आपको वेट लगा मिल सकता है, एक्साइज ड्यूटी लगी मिल सकती है, पर आपको GST लगा नहीं मिलेगा। उस पर अभी GST लागू नहीं होता। नेचुरल गैस पर भी अभी GST लागू नहीं होता। कोई डाउट यहां तक? अब तुम्हारी बारी है। 265 में क्या बात थी, 245 में क्या बात थी, 246 में क्या बात थी और 246A में क्या बात थी? फटाफट से बताते चले जाओ। नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट अथॉरिटी बाय लॉ। ठीक है, पार्लियामेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है कानून बनाने की, लॉ बनाने की। लॉ बनाना और टैक्स लगाने में फर्क होता है, इसलिए 246 क्या देता है? टैक्स लेवी करने की पावर देता है। हाँ, बात एक ही है, यूनियन पे कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। यूनियन लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट और कंकरेंट पे दोनों। और प्रिवेल कौन करेगा? पार्लियामेंट प्रिवेल करेगा जब भी कंफ्लिक्ट अराइज होगा। 246A 2 बात बोलता है, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन पर कौन बनाएगा कानून? GST के कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी। ठीक है, और अच्छा, इंटर स्टेट पर तो पार्लियामेंट बनाएगी, विद इन स्टेट पर कौन बनाएगा? दोनों, पार्लियामेंट और स्टेट। यहां पर भी गलती करते हैं, विद इन स्टेट जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, क्या उस पर सिर्फ स्टेट बनाएगी कानून? नहीं, उस पर दोनों बनेंगे। इसलिए हम CGST और SGST लगाते हैं, क्योंकि ये किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये किसका होता है? स्टेट गवर्नमेंट का। तो विद इन स्टेट ट्रांजैक्शन पर दोनों लॉज बनाएंगे, ये बात भी इसमें लिखी है, दोनों कानून बनाएंगे, दोनों, पार्लियामेंट भी और स्टेट लेजिस्लेचर भी। और दूसरी बात क्या थी कि 5 जो गुड्स हैं उन पर GST काउंसिल बताएगा तभी टैक्स लगाना है, अभी नहीं लगाना। अभी GST काउंसिल ने नहीं बताया है। तो वो 5 गुड्स कौन कौन से हैं? क्रूड, हाई स्पीड डीजल,
पेट्रोल, नेचुरल गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल। यहाँ तक रिवाइज हो गए चारों, यहाँ तक चारों रिवाइज हो गए। ओके, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट एक है आर्टिकल, अगले दोनों इंपॉर्टेंट ये है। 269A की बात कर लेते हैं सर। 269A ये भी अमेंडेड है, तो ये भी इस बार ऐड किया होगा आपने। बिल्कुल किया सर, बिल्कुल किया। ये क्या बोलते हैं, जो कलेक्शन ऑफ टैक्स है, कलेक्शन ऑफ टैक्स, जीएसटी का कलेक्शन जो है वो कौन करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कलेक्शन कौन करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट करेगी। ओके, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूट क्या होगा, वो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस किस के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यूनियन के बीच में और स्टेट के बीच में। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, एज रूल गिवन बाय जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल बताएगा, अभी अगला हमारा आर्टिकल इसी के ऊपर है। जीएसटी काउंसिल बताएगा कि कैसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जीएसटी काउंसिल बताएगा कि कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बात समझ आ गई। 269A भी दो बात बोलते हैं, जब 246A दो बात बोलते हैं तो ये पीछे कैसे रहेगा। ये कहता है कि इंपोर्ट जो है, इंपोर्ट को हम क्या मानेंगे, जो रिवाइज कर रहे हैं वो बोल सकते हैं इंटरस्टेट सप्लाई। इंपोर्ट को हम क्या मानेंगे, इंटरस्टेट सप्लाई मानेंगे, यानी इस पर जीएसटी के प्रावधान बनाएगा पार्लियामेंट, और इस पर लगता क्या है, आईजीएसटी, इसलिए इंपोर्ट पर आईजीएसटी लगता है। यही कारण है कि आर्टिकल 269A बोलता है कि इंपोर्ट को हम इंटरस्टेट सप्लाई मानेंगे सर। तब इंटरस्टेट सप्लाई केवल ये नहीं है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल जाना। एक कंट्री से अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं माल, अपनी कंट्री में लेके आ रहे हैं, आयात कर रहे हैं, तो भी क्या होगा, वो इंटरस्टेट सप्लाई माना जाएगा। इसलिए ये क्वेश्चन गलत मत कर देना। पूछा जाता है कि इंटरस्टेट सप्लाई किसको बोलते हैं, तो ऑप्शन होता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल गया तो इंटरस्टेट सप्लाई, फिर ऑप्शन होता है इंपोर्ट, और फिर होता है बोथ, और फिर होता है नॉन ऑफ द अबव। तो बोथ इसका आंसर आएगा। ध्यान से करना, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। तो इंपोर्ट को हम इंटरस्टेट सप्लाई मानेंगे। कहां लिखा है ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, कौन सा आर्टिकल बोल रहा है, 269A आर्टिकल बोल रहा है। 269A दो बात बोलता है, कलेक्ट करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जैसे जीएसटी काउंसिल कहेगी। और इंपोर्ट को हम क्या मानते हैं, इंटरस्टेट सप्लाई मानेंगे। ये दो बात बोलता है 269A। अब आखिरी, आज का आखिरी आर्टिकल, और आज हमने 8 टॉपिक जो इसके निपटाने थे, उसमें आखिरी टॉपिक का आखिरी बात जो है वो है आर्टिकल, फटाफट से, आर्टिकल 279A। आर्टिकल 279A, आर्टिकल 279A बोलता है जीएसटी काउंसिल। आर्टिकल 279A क्या बोलता है, जीएसटी काउंसिल। ये इन फोर्स में तो आई थी 12/9/16 को। इनफोर्स अगर पूछ ले, इनफोर्स अगर पूछ ले तो क्या तारीख है, 12/9/16 को। 12/9/16 को नोटिफाई कर दिया गया था, नोटिफाइड। पर प्रेसिडेंट ने इसे बनाया कब था, फॉर्म्ड इट। ये दोनों तारीखें याद करनी है। प्रेसिडेंट ने कब बनाया था, 15/9/16 को। तो जीएसटी काउंसिल फोर्स, इन फोर्स में कब आई थी, 12/9/16 को सर। प्रेसिडेंट ने इसे बनाया कब था, 15/9/16 को। ओके, अब इसका चेयरमैन कौन है, फटाफट से बताओ। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो भी था, अभी कौन है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, रामनाथ कोविंद। वो इसका क्या होगा, चेयरमैन होगा। उस पोस्ट पर जो भी होगा, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर पर जो भी होगा। ओके, अब बात कर लेते हैं मेंबर्स की। मेंबर्स, इसके मेंबर कौन होंगे, तो जितने भी स्टेट हैं, जितने भी स्टेट हैं उनके एक तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है, स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर है सारे, और अगर स्टेट किसी को नॉमिनेट कर देता है कि ये भी हमारी तरफ से रिप्रेजेंट करेगा, तो वो नॉमिनेटेड मेंबर्स, वो नॉमिनेटेड मेंबर्स भी क्या होंगे, इसके मेंबर्स होंगे। तो एक तो हो गया चेयरमैन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, एक हो गया मेंबर स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर और नॉमिनेटेड मेंबर्स। ठीक है, कोई डाउट, कोई शक, कोई गुंजाइश तक। उसके बाद इसके फंक्शन क्या है, इसके फंक्शन है टू रिकमेंड, इसके फंक्शन है टू रिकमेंड ऑन इंपॉर्टेंट इशू, टू रिकमेंड ऑन इंपॉर्टेंट इशू लाइक टैक्स का रेट क्या है, कब लगाना है,
ठीक है, और हाउ टू इम्प्लीमेंट, ठीक है, प्रोसीजर क्या रहेगा, रिटर्न का, पेमेंट का, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी बातें जो है मतलब जीएसटी काउंसिल क्लियर करेगा। और दूसरी बात वही मैंने बोला कि 5 गुड्स पर बताएगा कब जीएसटी लगना है। और अब ये आपकी बारी, बताओ कौन कौन से 5 गुड्स है जिस पर वो बताएगा बाद में। क्रूड ऑयल, अगला हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ओके, कोई भी डिसीजन है, कोई भी डिसीजन है वो वोटिंग से होगा, वोटिंग से होगा। उसमें लिखा है 3/4 वेटेड वोट ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। अभी समझाता हूँ, अभी समझाता हूँ, अभी समझाता हूँ। ऊपर से जाने नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए ऊपर से जाने नहीं देंगे। डिसीजन होगा तो कैसे होगा, वोटिंग से होगा। वोटिंग कैसे, कितनी चाहिए हमें वोटिंग, 3/4 वोट चाहिए। 3/4 वोट नहीं चाहिए, 3/4 वेटेड वोट चाहिए। वाह 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 वाह, क्या बात कर दी। 3/4 वोट नहीं चाहिए, 3 वोट क्या चाहिए, 3/4 वेटेड वोट चाहिए। अच्छा कोई बात नहीं, बताता हूँ। ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग, प्रेजेंट भी होने चाहिए और वोट भी करते होने चाहिए। ऐसे मेंबर्स का हमें 3/4 वोट चाहिए। उदाहरण के तौर पर, एक उदाहरण से समझ में आता है सर, एक उदाहरण से समझ में आ जाएगा। मान लो टोटल कितने मेंबर हैं, 100 मेंबर है इसमें जीएसटी काउंसिल में। टोटल कितने मेंबर हैं, 100 मेंबर। प्रेजेंट एंड वोटिंग जो है वो है 60। अच्छा, इस 60 में मान लो 20 तो है सेंट्रल गवर्नमेंट, 40 है स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का है रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें ये बोला गया कि, इसमें एक बात ये बोली गई, यहां तक समझ आ गया 100 मेंबर है और प्रेजेंट वोटिंग कितना है, 60 है। प्रेजेंट वोटिंग कितना है, 60 है। इसके वेटेड वोट्स कितने होंगे, वेटेड वोट्स, वेटेड वोट चाहिए हमें, वेटेड वोट्स। ये तो मेंबर के हैं, ये इतने मेंबर प्रेजेंट है, ये 20 हो गए और ये 40 हो गए। ये कह रहे हैं कि वेट से मल्टीप्लाई करो, वेट। वेट का मतलब हो गया, हम वेट देंगे। वेट का मतलब सेंट्रल के जो 20 बंदे हैं उनका बोला गया है, यहाँ पे मेंशन है कि 1/3 वेट आपका है और 2/3 वेट आपका है। 1/3 वेट किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। 2/3 वेट कितना है, स्टेट गवर्नमेंट का, यानी कि 1:2। 1:2 वेट कितना दिया गया, 1 किसको दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को, 2 किसको दिया गया, स्टेट को। स्टेट नंबर में ज्यादा होते हैं। तो वेटेड वोट निकालनी है। वेटेड वोट कैसे निकलेंगे, 20 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया सर 20 आ गया, 40 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सर 80 आ गया। आ गया, टोटल वेटेड वोट्स कितने हो गए, 100। और 100 का हमें निकालना है 3/4, तो कितना आ गया, 75। यानी कि टोटल, टोटल वोट कितने हैं, टोटल वोट है 100, वेटेड वोट कितने हैं 100, जिसमें से 20 वोट है सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के हैं 80 वोट, स्टेट गवर्नमेंट के। अगर 75 वोट आ जाए, यानी कि अगर स्टेट में 75 कर दो, इन दोनों के मिला के 75 कर दो, कैसे भी कर दो, वेटेड वेट्स कितने हो जाने चाहिए, टोटल 75 हो जाने चाहिए, तो डिसीजन हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, दोबारा से बता देता हूँ, दोबारा से बता देता हूँ, अभी तुम निकालना। मान लो रखते हैं 300 मेंबर, 200 प्रेजेंट, तो 200 प्रेजेंट है, 200 क्या है, प्रेजेंट है, 200 क्या है, प्रेजेंट है। 200 में हम ये कह रहे हैं कि सर 100 सेंट्रल गवर्नमेंट के हो गए, 100 स्टेट गवर्नमेंट के हो गए। ओके, तो मेंबर प्रेजेंट और वोटिंग कितने हैं, 200 सेंट्रल गवर्नमेंट के, 100 स्टेट गवर्नमेंट के 100। मैं वेट क्या दूंगा, 1 और 2, 1:2 में हम किसको क्या देंगे, वेट। तो वेटेड वोट्स निकालो, वेटेड वोट्स कितने आएंगे, मल्टीप्लाई कर दो बस, 100 यहाँ से 200, वेटेड वोट्स कितने आ गए, टोटल 300। 300 का 3/4 कितना होता है, काट लो, 7 चौक 28, 7 तो 5 दिए 15 का 5, 7 21 और 1, कितने वोट चाहिए सर हमको, 200 बंदे प्रेजेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले 100 वोट डालेंगे और स्टेट गवर्नमेंट वाले 200 वोट डालेंगे, हर आदमी को 2 वोट मिलेंगे।
तो ये वेटेड वोट हुआ, एक आदमी के पास कितने वोट आ गए, 2 वोट आ गए, ये वेटेड वोट हुआ। अब देखेंगे हमें टोटल 225 चाहिए, कैसे भी मिल जाए। अब हमें टोटल 225 चाहिए, कैसे भी मिल जाए। अब हमें टोटल कितने वोट चाहिए, 225 चाहिए, बस ये बात होगी। समझ में आ गया तुमको ये कंसेप्ट। इस आखिरी वाले को मैं फटाफट से बता देता हूँ। तो हमने, अच्छा इसमें दो दो आर्टिकल अभी रह गए। 366(12)(a) क्या बोलते हैं, 366(26) से क्या बोलते हैं। 366(12)(a) बोलते हैं सर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है। वाह, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो आप कह रहे हो इतनी देर से, जीएसटी जीएसटी जीएसटी, इसकी डेफिनेशन किसमें दे रखी है, 366(12)(a), याद करना है, बहुत जरूरी है। एनी टैक्स लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स पब्लिक सर्विस पब्लिक बोथ is called GST except alcoholic liquor for human consumption। समझ में आई बात कि नहीं है। अब ये दोबारा बताऊंगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स की डेफिनेशन क्या है कि जो भी टैक्स गुड्स सर्विसेज की सप्लाई पर लगता है उसे क्या बोला जाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोला जाएगा। 366(12)(a) ये बोलता है। और यहीं पर लिख दिया, संविधान में लिख दिया। देखो क्या चालाकी करी है, दारू पे आप जीएसटी नहीं लगा सकते, दारू जीएसटी के प्रकोप से ही बाहर है, इसके स्कोप से ही बाहर है। इसको हम ना तो गुड्स मानते ना सर्विस मानते। तो दारू को गुड्स नहीं मानते, सर्विस नहीं मानते। कारण क्या है, समझ में आएगा, कारण भी समझ में आएगा। दारू के ऊपर जो टैक्स होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। जो भी रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट है वो दारू पे टैक्स कलेक्ट करती है, और वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो उनका एक मेजर रेवेन्यू का पार्ट है, टैक्स रेवेन्यू पार्ट है डेविडो से, अल्कोहलिक से। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यानी कि वो मेडिकल कंजम्पशन की हुई तो मेडिकल के लिए हुई तो उस पर जीएसटी लगेगा, और ह्यूमन कंजम्पशन की हुई, वो दारू जो हुई पीने वाली, उस पर जो है जीएसटी लागू नहीं होता। भविष्य में जीएसटी काउंसिल अगर चाहे तो भी दारू पर जीएसटी नहीं लगा सकती, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा, पहले ये शब्द हटाने पड़ेंगे, तब जीएसटी काउंसिल उस पर क्या लगा सकती है, वो लगा सकती है। क्योंकि ना तो गुड्स मानते ना सर्विस मानते, तो गुड्स या सर्विसेज पर तो आप क्या लगा सकते हो, जीएसटी लगा सकते हो। पर इसे हमने माना ही नहीं, एक्सेप्ट लिख दिया कि इसको ना हम गुड्स मानते ना सर्विस मानते। तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर टैक्स नहीं लगता। अभी वो 5 गुड्स पर भी टैक्स नहीं लगता, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर भी नहीं लगता। भविष्य में उन 5 गुड्स पर तो टैक्स लग सकता है, जीएसटी काउंसिल रिकमेंड कर देगा, पर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर भविष्य में भी जीएसटी नहीं लग सकता। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा, फिर जाकर के जो है आपको इसका मौका मिलेगा। ये बात समझ में आ गई। 366(12) में 366(20)(a) बोलते हैं मीनिंग ऑफ सर्विस। आखिरी बात, मीनिंग ऑफ सर्विस। मीनिंग ऑफ सर्विस में क्या है, एनीथिंग अदर देन गुड्स। वाह वाह, एनीथिंग अदर देन गुड्स, एनीथिंग अदर देन गुड्स इज कॉल्ड सर्विस। बस बात खत्म। तो सर गुड्स क्या होते हैं, फिर अब कुछ तो बताओ, अभी तो हम मानेंगे ये बात। गुड्स बोल दिए थे, मुझे इसका आर्टिकल याद नहीं है। मटेरियल, कमोडिटीज एंड अदर आइटम्स, बस मतलब कहीं पर भी क्लियरली मेंशन नहीं है। तो मटेरियल, कमोडिटीज या अदर आइटम्स को क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। और ये दो आर्टिकल हमको याद करने हैं, 366(12) और 366(26) से। आखिरी जो पॉइंट था हमारा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हमने इसमें आर्टिकल पढ़ा सबसे पहले 265, जब तक अथॉरिटी ऑफ लॉ नहीं, टैक्स नहीं, ठीक है। 245, लॉ कौन बनाएगा, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट यूनियन पर, स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट लिस्ट पर, और कंकरेंट पर दोनों प्रीवेल करेगा पार्लियामेंट। 246 क्या कह रहा है कि टैक्स कौन लगाएगा, पार्लियामेंट और स्टेट दोनों लगा सकते हैं। पार्लियामेंट लगाएगा यूनियन लिस्ट पर टैक्स, और ये लगाएगा स्टेट लिस्ट पर टैक्स। ओके, कंकरेंट पर दोनों लगाएंगे। उसके बाद 246A, ये दो बात बोलते हैं कि हम इंटरस्टेट सप्लाई पर कौन कानून बनाएगा, जीएसटी के पार्लियामेंट बनाएगी। और 5 गुड्स पर अभी जीएसटी नहीं लगेगा, जब जीएसटी काउंसिल बोलेगी तब लगेगा, ठीक है। वो कौन कौन से हैं,
पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, एविएशन टरबाइन फ्यूल, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल। उसके बाद है 269A, ये भी दो बात बोलता है कि हम इंपोर्ट को क्या मानेंगे, इंटरस्टेट सप्लाई मानेंगे, इंटरस्टेट सप्लाई मानेंगे इंपोर्ट को, इसलिए इस पर IGST लगेगा। और दूसरी बात ये बोलती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कलेक्ट करेगी, डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनियन में, स्टेट में। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसे GST काउंसिल बताएगी। अच्छा, कलेक्ट करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर 279A GST काउंसिल की बात करते हैं, GST काउंसिल की बात करते हैं। GST काउंसिल में क्या बताया था हमने कि कब से इन फोर्स है, ये 12/9/16 से इन फोर्स है, लेकिन 15/9/16 को इसका फॉर्मेशन हुआ था प्रेसिडेंट द्वारा। फंक्शन मैंने इसके आपको बता दिए थे। इसके बाद मैंने इसको बता दिया था आपको इलेक्शन कैसे होता है, 3/4 वेटेड वोट चाहिए हमें, वेटेड वोट चाहिए हमें। 3/4 में जो भी वेटेड वोट है, मतलब टोटल वोट में 1/3 किसका रिप्रेजेंटेशन मानते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का, 2/3 किसका मानते हैं, 2/3 किसका मानते हैं, स्टेट का। और उसके बाद 366(12)A क्या बोलता है, GST जो गुड्स पर लगे, सर्विस पर लगे, बोथ पर लगे, पर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन यहाँ से बाहर कर दिया, यानी कि दारू पर GST नहीं लग सकता, ये गुड्स भी नहीं है, सर्विस भी नहीं है। 366(26) से सर्विसेज क्या है, जो गुड्स नहीं है, और गुड्स क्या है, जो मटेरियल है, ये है, वो है। तो मुझे लगता है कि आज का हमारा इतना बहुत है, 2 घंटे का लेक्चर हो गया, और हमने पहला चैप्टर GST का इंट्रोडक्शन, मुझे पूरा विश्वास है कि क्लास में ये रट लिया है, क्लास में याद कर लिया है। इसके आगे की क्लास में जब भी आओ, एक बार इस नोट्स का रीडिंग लेकर के आना, और फिर आगे हम स्मूथली काम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।